And a very good afternoon and welcome to the class. Everybody, बच्चों आज की क्लास में आपका बहुत स्वागत है. A very good afternoon everybody. आज हम क्या करने वाले हैं? आज होने वाला है the most awaited topic. आप लोग बहुत दिन से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैडम कारो 2020 करवा दो. So I was like why not? आज की क्लास में अपने क्या लेने वाले हैं? कारो 2020 को लेने वाले हैं. सबसे पहले कारो 2020 की एप्लीकेबिलिटी इसी एग्जाम इसी अटेम्प्ट से स्टार्ट हुई है, राइट? तो ये जो कारो का पॉइंट है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है. इसमें से आप एक क्वेश्चन डेफिनेटली अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो. इट इज दैट इंपॉर्टेंट, करेक्ट? ओके. और आज कारो को हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल्ड मैनर में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू द क्लास. वेलकम बच्चों, क्लास में स्वागत है तुम्हारा. आज की क्लास को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले अ वेरी बिग गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द क्लास. मेरा नाम, जैसे आप जानते हैं कि मेरा नाम दीपिका राठी है और अनअकैडमी पे मैं ऑडिट और लॉ दोनों के सब्जेक्ट्स को पढ़ाती हूँ और बिल्कुल डिटेल्ड मैनर में पढ़ाती हूँ, करेक्ट? और बच्चों, अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपडेटेड रहें कौन से टीचर किस समय लाइव आ रहे हैं. साथ में बच्चों, अनअकैडमी पे दो तरह के सब्सक्रिप्शंस होते हैं, आइकॉनिक और प्लस. आइकॉनिक के अपने फायदे हैं. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने से आपको मिलता है अनअकैडमी पे पर्सनल गाइडेंस, और अनअकैडमी पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से लेने से आपको मिलते हैं प्रिंटेड नोट्स ऑफ डिफरेंट ऑथर्स, करेक्ट? तो डिफरेंट ऑथर्स के प्रिंटेड नोट्स भी आपको आइकॉनिक में मिलते हैं, राइट? लाइकवाइज आप अनअकैडमी पे प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, चाहे आइकॉनिक लो चाहे प्लस लो. आपको दोनों ही केस में क्या होगा? आपको दोनों ही केस में टेस्ट सीरीज भी मिलेगी. और अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हो, सीए दीपिका. दीपिका मेरा नाम है और सीए में हूं. तो अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है और आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना चाहते हो तो डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड. इससे आपको मिलेगा मेरा अनलिमिटेड प्यार, गाइडेंस, मोटिवेशन एंड ऑफ कोर्स क्वालिटी एजुकेशन. ऑडिट क्वीन कौन है भाई? ये गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हो? कौन है बच्चों ये ऑडिट क्वीन? कौन आ गई? मेरे अलावा कोई और भी है ऑडिट क्वीन? हाँ, कौन है? हाँ, आ जाइए. चलो 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 चलो. ओके 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 ओके. कारो 2020 is applicable for May 2020 exams, correct? कारो 2020 is applicable for your May 2022 एग्जाम्स. यहां से इसकी एप्लीकेबिलिटी हो गई है. इस अटेम्प्ट के बाद जितने आपके अटेम्प्ट्स आएंगे सब में कारो 2020 ही एप्लीकेबल होगा, अनलेस कोई और दूसरा कुछ आए. ओके ओके. अच्छा, आपके लिए लिखा है? अरे बेटा, थैंक यू यार, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, वेरी स्वीट. चलिए, आई होप कि सारे बच्चे क्लास में आ गए हैं. मैम ये सेशन रिकॉर्डेड रहेगा. हाँ, अगर आप बाद में भी देखना चाहते हैं तो ये सेशन रिकॉर्डेड रहेगा. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके. तो सारे बच्चे मुझसे बहुत बार पूछते रहते हैं कि मैम ये पीडीएफ हमें अवेलेबल रहेगी क्या? तो यस, यू विल गेट दिस पीडीएफ. ये पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगी. जैसे ही क्लास खत्म होगी आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. एक ऑप्शन होता है डाउनलोडिंग नोट्स का, वहां से आप ये पीडीएफ भी ले सकते हो. ये मेरे पीडीएफ है, दिस इज फॉर द प्लस यूजर्स, बट कारो 2020 का पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल कर रही हूँ ताकि सारे बच्चों को इससे मदद मिल जाए. चलिए, ओके बच्चों. ओके प्रियंका, टाइमिंग्स किस चीज के टाइमिंग्स बेटा? आ जाओ, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो कारो 2020, सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी देखते हैं. बताती हूँ, कारो 2020 की एप्लीकेबिलिटी देखते हैं कि कारो 2020 किस पे एप्लीकेबल है. एवरी कंपनी, सारे कंपनी पे कारो 2020 लगेगा, इंक्लूडिंग अगर एक कंपनी फॉरेन कंपनी भी हो तो उस पे भी कारो लगेगा, कारो 2020 लगेगा. फॉरेन कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है और इंडिया में बिजनेस कर रही है, करेक्ट? प्रियंका बेटा, टाइमिंग ऑफ दिस क्लास? बेटा क्लास तो चल रही है ना. स्क्रीन, जिसका भी स्क्रीन स्टक हो गया प्लीज रिफ्रेश कर लो. मेरा इंटरनेट इज परफेक्टली फाइन. अगर किसी का इंटरनेट नहीं चल रहा है या रिफ्रेश कर लो प्लीज अपने पेजेस को. एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी कारो 2020 इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी. नॉन एप्लीकेबिलिटी, कारो किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है बेटा? बायोस 8 पे एप्लीकेबल नहीं है. मतलब इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन बायोस 8. मैडम व्हाट इज बायोस 8? इफ योर कंपनी इज अ बैंकिंग कंपनी. बेटा जी, अगर आपकी कंपनी है बैंकिंग कंपनी, अगर आपकी कंपनी है एक इंश्योरेंस कंपनी, वेरी गुड. अगर आपकी कंपनी है एक 1 पर्सन कंपनी, या अगर आपकी कंपनी है स्मॉल कंपनी,
या अगर आपकी कंपनी है सेक्शन 8 वाली कंपनी, मतलब चैरिटेबल पर्पस वाली कंपनी, तो ऐसे केस में आपके कंपनीज पे कौन नहीं लगेगा, कारो 2020 एप्लीकेबल नहीं होगा, बायोस 8 पे। और मैडम, और प्राइवेट कंपनीज के ऊपर भी कारो नहीं लगता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगेगा। हाँ हाँ, प्राइवेट कंपनी पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। पहली कंडीशन क्या है, वो अदर देन होल्डिंग और अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी पे कब नहीं लगेगा, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी किसी भी पब्लिक कंपनी की ना तो होल्डिंग हो ना तो सब्सिडरी हो। मतलब आपकी प्राइवेट कंपनी किसी भी पब्लिक कंपनी की, ना तो आपकी प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी होनी चाहिए, ना इस पब्लिक कंपनी की होल्डिंग होनी चाहिए। तो बेसिक कंडीशन तो ये फुलफिल होगी। अगर ये फुलफिल हो जाती है, मतलब आपकी एक प्राइवेट कंपनी है, ना तो वो किसी की सब्सिडरी है ना वो किसी की होल्डिंग है, तो चलो हो सकता है आप पे कारो ना लगे। कब ना लगे, जब आपका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़ से कम है। आपकी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स जितने भी आपकी कंपनी के पास, अगर वो 1 CR से कम हो तो। अगर आपके टोटल बोरोइंग्स कितने से कम हो, 1 CR से कम हो। टोटल बोरोइंग्स किससे, बोरोइंग्स किसके देखोगे, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपके बोरोइंग्स बैंक द्वारा, सिर्फ किसके बोरोइंग्स बोले हैं यहाँ पे, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बोरोइंग्स की ही बात हुई है। तो जितने भी बोरोइंग्स आपने बैंक से कर रखे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर रखे हैं, साल के किसी भी दिन कर रखे हैं, अगर वो 1 करोड़ से ऊपर के नहीं है तो। तीसरा, आपकी कंपनी का टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए। टोटल रेवेन्यू लिखा है यहाँ, टर्नओवर नहीं लिखा है। तो टोटल रेवेन्यू में आपका सारा रेवेन्यू आ जाता है। तो बेसिकली जितना भी पैसा आप किससे कमा रहे हो, आपका टर्नओवर जितना है प्लस आपके अदर इनकम, इंटरेस्ट वगैरह की भी कोई इनकम है तो वो भी ऐड हो जाती है। तो टर्नओवर नहीं लिखा है यहाँ, रेवेन्यू लिखा है। रेवेन्यू 10 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो अगर आप देखो तो 1 1 और 1, फिर इसके नीचे एक बिंदी लगा दी। चलो, तो प्राइवेट कंपनी में क्या बोला बेटा, 1 1 और एक क्या लगा दी, बिंदी लगा दी। चलो, प्राइवेट कंपनी सबसे बेसिक कंडीशन क्या है बेटा जी, बेसिक कंडीशन क्या है, प्राइवेट कंपनी की बेसिक कंडीशन क्या है, वो किसी भी पब्लिक कंपनी के, किसी भी पब्लिक कंपनी के ना तो सब्सिडरी होने चाहिए ना तो होल्डिंग होने चाहिए। वेरी गुड। और 3 कंडीशंस है अपनी। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, कौन बताएगा मेरे को? प्राइवेट कंपनी की सबसे पहली कंडीशन थी, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस शुड नॉट एक्सीड 1 CR, 1 करोड़ को एक्सीड ना करे। दूसरी कंडीशन क्या थी, आपका क्या होना नहीं चाहिए, आपके जो बोरोइंग्स है, किससे बोरोइंग्स बोला है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बोरोइंग्स की ही बात हुई है, वो 1 करोड़ को एक्सीड नहीं होना चाहिए। और आपके कंपनी के जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू के अंदर क्या बोला बेटा मैंने, रेवेन्यू से सारी इनकम आ जाती है, टर्नओवर की भी आ जाती है, प्लस अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो वो भी आ जाती है। इट शुड नॉट एक्सीड 10 CR। एवरीबॉडी समझ में आ गया? सबसे पहले कारो 2020 की एप्लीकेबिलिटी आप लोग समझ गए हो। चलो, किसने कुछ लिखा है मुझे, मैम ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस में काफी सारे एडिशंस हुए हैं न्यू मॉड्यूल में, पर जो लेक्चर में वाईटी में उसमें कवर नहीं हुए, सारे कवर्ड है, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस वंशिका, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड। मतलब मैंने आपको सेलेक्टिव पढ़ाया है। एक बात बता देती हूँ मैं, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस जो चैप्टर है ना, उसका आप हर एक पॉइंट नहीं पढ़ सकते हो, ना तो आप पढ़ सकते हो ना तो आप याद कर सकते हो। तो ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस को मैंने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में करवाया है, बहुत ही अच्छे से आपके नोट्स बनवाए हैं। अगर आप वो पढ़ लेते हो तो द होल चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, चलिए, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, 1 1 एंड 10। चलिए, परफेक्टो एवरीबॉडी। अब आगे हम बढ़ेंगे। चलिए, तो अभी तक आपने क्या देख लिया, कारो 2020 की एप्लीकेबिलिटी देख ली कि कारो 2020 किन पर एप्लीकेबल है और किस पे एप्लीकेबल नहीं है। करेक्ट? तो एक बार मेरे से फिर से बता दो, कारो 2020 एप्लीकेबल किस पर है बेटा, एवरी कंपनी मैडम, इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी ऑल्सो मैडम। परफेक्ट बेटा जी, हाँ जी मैडम। ओके, नेक्स्ट थिंग, किस पे एप्लीकेबल नहीं है, सबसे सिंपल, बायोस 8 पे एप्लीकेबल नहीं है। बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनीज। वेरी गुड। प्राइवेट कंपनी पे लगेगा क्या मैडम, सबसे पहले तो भैया तुम्हारी ये प्राइवेट कंपनी ना तो किसी पब्लिक की होल्डिंग ना किसी पब्लिक की सब्सिडरी होनी चाहिए, और प्राइवेट कंपनी के एक 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 और 10 बिंदी। तो बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए। बीच का 1 क्या बोला, ऊपर का 1 क्या बोला, यहाँ पे आपके बोरोइंग्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक से बड़े नहीं होने चाहिए, 1 करोड़ से ऊपर नहीं जाने चाहिए। और ऊपर क्या बोला,
पेड अप शेयर कैपिटल प्लस आपके इक्विटी जो रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो बैलेंस है, इट शैल नॉट एक्सीड 1 CR। एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर? चलिए, कारों के अंदर कितने क्लॉजेस हैं? कितने क्लॉजेस हैं बताओ, कारों के अंदर कितने क्लॉजेस हैं? वाह बेटा वाह। सो बेसिकली चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, पैराग्राफ 3 जो है कारों का, पैराग्राफ 3 जो है कारों का, पैराग्राफ 3 में लिखा है कि आप कारों के अंदर किन किन चीजों पे रिपोर्टिंग करोगे। और पैराग्राफ 4 में लिखा है, पैराग्राफ 4 में क्या लिखा हुआ है कि आप जो भी अगर क्वालिफिकेशन देते हो, आपने अगर कारों के अंदर किसी भी पॉइंट के अंदर कोई भी रिजर्वेशन, कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी ऐसी बात लिखी कि कंपनी ने कंप्लाई नहीं किया है, तो वहां पे आपको रीजन देना पड़ेगा किसी भी क्वालिफिकेशन का। पैराग्राफ 3 में एक लंबी लिस्ट दे रखी है कि आपको किन किन चीजों पे क्या करना है। पैराग्राफ 3 में एक लंबी लिस्ट दे रखी है कि आपको कारों में किन किन चीजों की रिपोर्टिंग करनी है। करेक्ट? तो पैराग्राफ 3 में ये लिस्ट दी है, तो पैराग्राफ 3 में आपके क्लॉजेस हैं जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। वेरी वेरी गुड, स्टार्ट करें। अगर सारे बच्चे यहाँ पे तैयार हो चुके हैं तो हम पैराग्राफ 3 के अंदर कारों के अंदर जितनी चीजों पे बात करनी है उन चीजों पे हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले आप किस चीज के ऊपर बात करते हो? फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर बात करते हो। मतलब आप कारों के अंदर सबसे पहले फिक्स्ड एसेट पे क्या रिकॉर्ड करोगे? रिपोर्ट करोगे एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स। आप इस चीज पे रिपोर्ट करोगे कि क्या कंपनी मेंटेन करती है प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स के, मतलब मूवेबल जितने भी आपके एसेट्स हैं, उन सब के प्रॉपर रिकॉर्ड्स कंपनी मेंटेन करती है कि नहीं, फुल पर्टिकुलर्स, फुल डिटेल्स के साथ, फुल सिचुएशन के साथ। मतलब ऐसा प्रॉपर डिटेल मेंटेन करती है कि नहीं कि ये पर्टिकुलर एसेट है, इसके ये प्रॉपर डिटेल्स है, इसकी 4 क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में ये आपके पास एसेट है, किस सिचुएशन में आपके पास ये एसेट है, तो इसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स कंपनी मेंटेन करती है कि नहीं। और जितने भी आपके इनटैंजिबल एसेट्स हैं, ये तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हो गए, इसके अलावा भी कंपनी में जितने भी इनटैंजिबल एसेट्स हैं, क्या उसके फुल पर्टिकुलर्स कंपनी मेंटेन करती है कि नहीं। ठीक है मैम, गिव द मेमोरी टेक्निक फॉर रिमेंबरिंग द ऑर्डर ऑफ द क्लॉजेस। बेटा ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है अभी, अब ऐसा मेरे पास अभी राइट नाउ तो कोई मेमोरी टेक्निक नहीं है कि मैं आपको सारा एक मेमोरी टेक्निक बताऊं। बट अभी जितना है, अभी जितना मैं पहले तो समझ लो कारों को, उसके बाद आप क्लॉज नंबर याद करना। क्लॉज नंबर भी सबसे इंपॉर्टेंट, मैं जो है क्लॉज नंबर वो भी आपको बता दूंगी। फिक्स्ड एसेट्स, सबसे पहला क्लॉज किसका है? फिक्स्ड एसेट्स का। तो पहली चीज, फिक्स्ड एसेट्स के ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि क्या कंपनी फिक्स्ड एसेट्स के प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है कि नहीं। पीपीई, जितने भी मूवेबल आपके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स है, उसके पूरे डिटेल्स, उसके क्वांटिटेटिव डिटेल्स, उसके सिचुएशन के प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है कि नहीं। और इंटेंजिबल एसेट्स हैं, उनके रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करती है कि नहीं करती। दूसरा, फिजिकल वेरिफिकेशन। ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट हैज बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल्स। क्या आपकी कंपनी की मैनेजमेंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रीजनेबल इंटरवल्स में, मतलब समय समय पे, मान लो लेट्स से हर महीने या हर 2-3 महीने में फिजिकली वेरीफाई करती है कि नहीं, ऑडिटर इस चीज पे रिपोर्ट करेगा। और वेरिफिकेशन पे अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी दिखती है, मान लो बुक्स में लिखा हुआ था कि मशीन 5 है, पर जब आप एक्चुअल फिजिकल वेरिफिकेशन करने गए तो मशीनरी 2 ही दिखी। तो बेसिकली कह रहा है कि अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी दिखती है तो इसे ठीक से मैनेजमेंट बुक्स में डील करती है कि नहीं करती, ऑडिटर इसे क्या करेगा? चेक करेगा। वेरी वेरी गुड। डिस्क्रिपेंसीज मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपने दिखाया कि आपके पास 15 इक्विपमेंट्स है, बुक्स में दिखा रखा है 15 इक्विपमेंट्स है, बट जब फिजिकल वेरिफिकेशन किया तो मैनेजमेंट को 10 इक्विपमेंट्स ही दिखे, तो आ गई डिस्क्रिपेंसी। तो ऐसे केस में मैनेजमेंट इन डिस्क्रिपेंसीज को कैसे डील कर रही है, ऑडिटर उसे चेक करेगा और उस पर रिपोर्ट करेगा कि वेदर इट हैज बीन प्रॉपर्ली डेल्ट और नॉट। ठीक है, टाइटल डीड। तीसरी चीज आप क्या चेक करोगे? पता है मैम, जस्ट लिखा था। है क्यों? जब पता है तो फिर क्यों पूछा? टाइटल डीड बेटा जी, आ जाओ, टाइटल डीड के बारे में बात करते हैं कि जितने भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, जैसे बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, क्या उसका टाइटल डीड कंपनी के पास ही है ना। टाइटल डीड मतलब वो कंपनी के नाम पे ही रजिस्टर्ड है ना। जितने भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है आपके पास, प्लांट्स है आपके पास, बिल्डिंग्स है, तो ये सारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज का नाम, रजिस्ट्रेशन कंपनी के नाम पे ही है ना, तो आप टाइटल डीड्स को चेक करोगे। आर हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी। एंड इफ नॉट, अगर कोई प्रॉपर्टी है जिस जो कंपनी के नाम पे नहीं है, उसका प्रॉपर डिटेल्स आप इस फॉर्मेट में दोगे। क्या? कि प्रॉपर्टी का नाम क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, वो किसके नाम पे है, वेदर प्रमोटर, डायरेक्टर और देयर रिलेटिव, किसी प्रमोटर के नाम पे है, डायरेक्टर के नाम पे है, किसके नाम पे है।
आपके पास कितने पीरियड के लिए आपने होल्ड कर रखा है, और वो रीजन क्या रीजन है कि ये कंपनी के नाम पे ये प्रॉपर्टी नहीं है, रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी। तो इस तरीके के बेसिक डिटेल्स आप प्रॉपर्टी प्लांट रिलेटेड दोगे। तो बेसिकली मैंने क्या बोला, सबसे पहला क्लॉज बोलता है फिक्स्ड एसेट्स के बारे में। बताओ कारो 2020 के अंदर फिक्स्ड एसेट्स को लेकर आप किन किन चीजों पर रिपोर्टिंग करोगे। पहली रिपोर्टिंग है कि कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है कि नहीं, रिगार्डिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स, रिगार्डिंग फुल डिटेल्स, फुल पर्टिकुलर्स एक्सेट्रा। दूसरा क्या है कि कंपनी क्या इनको फिजिकली वेरीफाई करती है कि नहीं, फिक्स्ड एसेट को रीजनेबल इंटरवल्स पे फिजिकली वेरीफाई करती है कि नहीं, कोई डिस्क्रिपेंसी होने से इसे बुक्स में कैसे डील करती है, ऑडिटर चेक करेगा। ओके, तीसरी चीज ऑडिटर क्या चेक करेगा, सारे बच्चे बताओगे, अभी अभी आपने पढ़ा है, टाइटल डीड। जितने भी कंपनी के इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, जितने भी कंपनी के इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, वो कंपनी के नाम पे ही रजिस्टर्ड है ना। अगर कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है तो फुल पर्टिकुलर्स दोगे आप कि कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है तो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, कोई डायरेक्टर के नाम पे रजिस्टर्ड है क्या, कंपनी की वैल्यू क्या है, वो सब। ओके ओके ओके, आ जाइए। रीवैल्यूएशन, वेदर द कंपनी हैज रीवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर कंपनी ने अपने किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रीवैल्यू किया है, मतलब मान लो आप लोग ऐसे फ्री फ्री बैठे हुए थे, फ्री में बैठे हुए थे, क्या करें, चलो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रीवैल्यू कर देते हैं। अभी 1 करोड़ की है, मार्केट के भाव से 10 करोड़ की होनी चाहिए, चलो इसे रीवैल्यू कर देते हैं। तो अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का रीवैल्यूएशन हुआ है, या इंटेंजिबल एसेट्स का, या दोनों का अगर साल में रीवैल्यूएशन हुआ है, और ऐसा रिवैल्यूएशन करने से सबसे पहले तो आप इस चीज पर रिपोर्ट करोगे कि अगर कंपनी ने अपने पीपीई को रीवैल्यू किया है तो क्या ये रिवैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर द्वारा हुआ है। आपको अमाउंट ऑफ चेंज भी बताना पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन से कितना अमाउंट ऑफ चेंज हो गया। लेट से आपको कब बताना पड़ेगा, अगर चेंज 10% से ज्यादा का होगा इन दी नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ पीपीई। मतलब अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू में 10% या उससे ज्यादा का चेंजेस हुआ है, हो सकता है वैल्यू बढ़ा दी हो आपने, हो सकता है 10% से ज्यादा से घटा दी हो आपने, तो बढ़ाया है घटाया है, अगर 10% या उससे ज्यादा का कैरिंग वैल्यू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या इनटेंजिबल एसेट की रिवैल्यूएशन करके उसके कैरिंग वैल्यू में 10% या उससे ज्यादा का बदलाव आया है, तो ऑडिटर को अमाउंट भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अदरवाइज अमाउंट बताने की जरूरत नहीं है कि कितने का रिवैल्यूएशन आया, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कारों के अंदर। आप कब बताओगे, ओनली एंड ओनली इफ चेंज इज मोर देन 10%, इक्वल टू और मोर देन 10%। ठीक है, आपको ये तो बताना ही पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने किया है क्या। अमाउंट, कितने अमाउंट का रिवैल्यूएशन हुआ है, ये आप कब बताओगे, ओनली एंड ओनली तब बताओगे, कब बताओगे, जब चेंज 10% या उससे ज्यादा या कम का हुआ है। ओके, इक्वल टू और मोर देन 10%, करेक्ट। प्रोसीडिंग्स फॉर होल्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी। बेनामी प्रॉपर्टी मतलब, बेनामी मतलब क्या होता है, जिस, बेनामी मतलब जिसका नाम ना हो, बिना नाम के, करेक्ट। तो बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिकली क्या हुआ, अब क्या हो रहा था आपको पता है, जब अपने इंडिया में वो आया था, करेंसी एक बार बैन हुई थी, करेक्ट। करेंसी बैन हुई थी तो लोगों के पास बहुत सारा ब्लैक का पैसा था। लोग क्या कर रहे थे, अपने किसी पियोन के नाम से या अपने किसी मेड के नाम पे क्या कर रहे थे, प्रॉपर्टी खरीद रहे थे। अब कहीं पे तो ये करना पड़ेगा ना, कहीं पे तो ये पैसे को डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो आपके जो जो लोअर लेवल के लोग थे, उनके नाम नाम पे, जिनके नाम पे शक ना हो, उनके नाम पे ले लेके प्रॉपर्टी खरीदी जा रही थी। तो ऐसे क्या हुआ, एक बात बताओ, रियल ये मेड का प्रॉपर्टी है क्या, सर्वेंट का प्रॉपर्टी है क्या, नहीं। ये प्रॉपर्टी का बेनिफिशियल ओनर कौन है, ये आदमी, लेट्स से ये आदमी, ये है बेनिफिशियल ओनर। कल चलकर अगर ये प्रॉपर्टी बिकेगी तो ये पैसा किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, ना कि इसको मिलेगा। इसने तो बस इसके नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड की गई है, पैसा कहां से गया, इसी से गया, और पैसा बेचने पे मिलेगा भी किसको, इसी को ही मिलेगा। तो इसका तो बस नाम इस्तेमाल हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे कह रहा है कि अगर कंपनी ने भी कोई बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है, मतलब किसी और आदमी ने कंपनी के नाम पे अगर कोई बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है, मतलब कंपनी तो बीच में इंटरमीडियरी है, बस कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं है, कंपनी तो बस किसी और के लिए कोई अपने नाम से प्रॉपर्टी को होल्ड कर रखा है। तो कहता है any proceeding has been initiated or any pending against the company for holding any benami property। अगर कंपनी ने कोई बेनामी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रखा है जिसके लिए कंपनी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है अंडर बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, तो ऑडिटर को यह देखना पड़ेगा कि कंपनी ने इसके प्रॉपर डिस्क्लोजर्स, डिटेल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किए हैं कि नहीं। मतलब अगर आपकी कंपनी के अगेंस्ट कोई बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कोई प्रोसीडिंग चल रही है आपकी कंपनी के अगेंस्ट, कि आपने
कोई बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, इफ सो कंपनी को ये डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। तो ऑडिटर चेक करेगा कि कंपनी ने ये बेनामी ट्रांजैक्शंस को अच्छे से डिस्क्लोज किया कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसने मैम ये नोट्स कहाँ मिलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जी ये प्लस यूजर्स वाले नोट्स हैं, ये प्लस की क्लास में यूज होते हैं, बट ये नोट्स जैसे ही क्लास खत्म होगी आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये नोट्स मैं आपके बेनिफिट के लिए सब बच्चों को दे रही हूँ, क्योंकि सब बच्चों को बहुत कारों में दिक्कत आ रही है, तो ये नोट्स मैं सबको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जैसे ही क्लास खत्म होगी आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, ओके, वेरी वेरी गुड। दूसरा पॉइंट है आपका इन्वेंट्री का। चलिए सारे बच्चों को समझ में आ गया। पहला तो आपने फिक्स्ड एसेट्स को लेकर, बेनामी है तो कंपनी, क्योंकि कंपनी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रहा है, बेनामी है तो कंपनी तो डिस्क्लोज नहीं करेगी, पर अगर कंपनी के अगेंस्ट उस प्रॉपर्टी के लिए बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के अंदर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो ऑडिटर को कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और ऑडिटर चेक करेगा कि कंपनी ने डिस्क्लोज किया कि नहीं। आपके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है बेनामी प्रॉपर्टी के अंदर, तो जिस प्रॉपर्टी पे केस चल रहा है उसका डिस्क्लोजर दो। फिक्स्ड एसेट्स को लेकर आप क्या रिपोर्ट करोगे कारों में, फटाफट बता दो मुझे सारे बच्चे। फिक्स्ड एसेट्स को लेकर आप क्या क्या चीजें रिपोर्ट करोगे, कि कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाती है कि नहीं फिक्स्ड एसेट्स को लेकर, वेरी वेरी गुड। दूसरी चीज आप क्या रिपोर्ट करोगे, कंपनी फिजिकली वेरीफाई करती है कि नहीं, वेरी वेरी गुड। उसके बाद आप क्या चेक करोगे, तीसरी चीज, कि सारे इमूवेबल प्रॉपर्टीज का टाइटल डीड कंपनी के नाम पे ही है ना। चौथी चीज, अगर कंपनी ने रिवैल्यूएशन किया है अपने फिक्स्ड एसेट्स का, और रिवैल्यूएशन करने से अगर वैल्यू, आपको बताना पड़ेगा रिवैल्यूएशन सबसे पहले कोई रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने किया है क्या, अमाउंट भी बताना पड़ेगा कि कितने अमाउंट का रिवैल्यूएशन हुआ, कब अमाउंट बताना पड़ेगा, अगर रिवैल्यूएशन से 10% और मोर में, उसके कैरिंग वैल्यू में अगर 10% या उससे ज्यादा के चेंजेस आए हैं तो ओके। उसके बाद आप क्या बताओगे, रिवैल्यूएशन तो आपने बता दिया, और क्या बताओगे, बेनामी प्रोसीडिंग्स, अगर आपके अगेंस्ट कोई बेनामी प्रॉपर्टी के अंदर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है तो वो आप बताओगे, वेरी वेरी गुड। हाँ, प्रोसीडिंग आपकी कंपनी के ऊपर कोई प्रोसीडिंग चल रहा है बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इन्वेंट्री के को लेकर भी आप 2 पॉइंट्स डिस्क्लोज करोगे। दूसरा क्लॉज किस पे है, पहला क्लॉज फिक्स्ड एसेट को लेकर था, फिक्स्ड एसेट की रिपोर्टिंग आप जान गए, अच्छे से जान गए। दूसरा क्लॉज किस पर है, इन्वेंट्री पे। तो आपको क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा कि क्या मैनेजमेंट, सेम पॉइंट, फिजिकल वेरिफिकेशन करती है क्या इन्वेंट्री का रीजनेबल इंटरवल्स में, और ऑडिटर के ओपिनियन में ये जो वेरिफिकेशन कर रही है कंपनी, क्या ये वेरिफिकेशन अप्रोप्रिएट है, क्या ठीक तरीके से कंपनी वेरीफाई कर रही है क्या, ऑडिटर इस पर रिपोर्ट करेगा कि ऑडिटर के ओपिनियन के हिसाब से मैनेजमेंट जो फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही है क्या ये अप्रोप्रिएट है क्या। एनी डिस्क्रिपेंसी ऑफ 10% और मोर इन द एग्रीगेट ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री वर नोटिस्ड, इफ यस आपको बताना पड़ेगा वेदर इट हैज बीन प्रॉपर्ली डेल्ट विद इन द बुक्स। मतलब फिक्स्ड एसेट्स में आपको ये लिमिट नहीं दी गई थी, आपको इन्वेंट्री में ये लिमिट दी गई है कि अगर आपको ये रिपोर्ट करना है कि मैनेजमेंट ठीक तरीके से फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही है कि नहीं इन्वेंट्री का, और अगर डिस्क्रिपेंसी दिखी है इन्वेंट्री, लेट्स से आप चेक करने गए थे कि 50,000 इन्वेंट्री होनी चाहिए, 50,000 यूनिट्स की इन्वेंट्री होनी चाहिए, पर 50,000 नहीं है बल्कि 25,000 ही है, तो अगर डिस्क्रिपेंसी 10% और मोर की है इन दी ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, तो ऑडिटर क्या करेगा, ये चेक करेगा कि वेदर इट हैज बीन प्रॉपर्ली डेल्ट विद इन दी बुक। तो ऑडिटर फिर उस पर रिपोर्ट करेगा कि ठीक से डील किया गया है कि नहीं इसी बुक्स में। एवरीबडी समझ में आ गया। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर डिस्क्रिपेंसी 10% और मोर की है, ओनली देन आप बताओगे कि ये ढंग से डील किया गया है कि नहीं बुक्स में। सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो फिजिकल वेरिफिकेशन आप देखोगे मैनेजमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन करती है कि नहीं, ठीक तरीके से वेरीफाई करती है कि नहीं, सब बढ़िया है कि नहीं, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी दिखी है 10% या ज्यादा की डिस्क्रिपेंसी दिखी है तो आप रिपोर्ट करोगे कि इसे ठीक से डील किया गया है कि नहीं बुक्स में, अगर डिस्क्रिपेंसी 10% या मोर की है। ओके, क्वार्टरली रिटर्न स्टेटमेंट फाइल्ड विद द बैंक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब क्या, मतलब ये कि कई बार आप अपने इन्वेंट्रीज को हाइपोथिकेट करके या इन्वेंट्रीज को प्लेज करके बैंक से लोन वगैरह लेते हो क्या, वर्किंग कैपिटल लोन लेते हो क्या, वर्किंग कैपिटल लेते हो, आप क्या करते हो अपने इन्वेंट्रीज को, जैसे जो आपके करंट एसेट्स हैं उन सबको आप क्या करते हो, बैंक के पास जाके हाइपोथिकेट या फिर प्लेज कर देते हो, और उसके बलबूते पे आप कोई वर्किंग कैपिटल लोन वगैरह ले लेते हो, फ्लोटिंग चार्ज, करेक्ट। तो कहता है वेदर ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन दी ऑफ द ईयर, साल के किसी भी दिन कंपनी को सैंक्शन किया गया है क्या वर्किंग कैपिटल लिमिट इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़, अगर साल के किसी भी दिन, साल के किसी भी दिन
कंपनी को अगर बैंक ने सैंक्शन की है वर्किंग कैपिटल लिमिट इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ रुपीस इन एग्रीगेट फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपने करंट एसेट्स अपने इन्वेंट्री को एज अ सिक्योरिटी रख के आपने अपने इन्वेंट्री को सिक्योरिटी रखा और बैंक ने आपको सैंक्शन कर दी लिमिट ऑफ 5 सीआर और मोर। अगर सैंक्शन भी कर दी, हो सकता है आपने उतना वर्किंग कैपिटल का लोन भी ना लिया हो, पर अगर बैंक ने आपको सैंक्शन कर दिया क्या 5 करोड़ या उससे ऊपर की लिमिट सैंक्शन भी हो गई है ना, तो ऑडिटर को ये चेक करना पड़ेगा कि जो क्वार्टरली रिटर्न या स्टेटमेंट कंपनी फाइल कर रही है बैंक के पास में, ये बुक से मैच करते हैं कि नहीं, और अगर नहीं करते तो आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी। एवरीबडी समझ में आया? ओनली 5 करोड़ की लिमिट। हाँ देखो, अगर आपको इन्वेंट्री में सबसे पहले तो आप रिपोर्ट करोगे कि इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है या नहीं होता। फिजिकल वेरिफिकेशन पे अगर 10% और मोर की कोई डिस्क्रिपेंसी दिखी है तो क्या ये प्रॉपर्टी डील की गई है कि नहीं, बुक्स में आप इस पे रिपोर्ट करोगे। दूसरी चीज आप किस पे रिपोर्ट करोगे, अगर बैंक ने आपको इन्वेंट्री के अगेंस्ट बैंक ने आपको कोई वर्किंग लिमिट अगर सैंक्शन की है इन और 5 करोड़ और मोर तो बेसिकली उससे क्या होगा, बैंक ने सैंक्शन कर दी। क्या हो सकता है आपने उतना वर्किंग कैपिटल का लोन लिया ही ना हो सकता है बैंक ने आपको 6 करोड़ की लिमिट दे दी पर आपने बैंक से सिर्फ 2 करोड़ का क्या लिया हो, लोन लिया हो, पर सैंक्शन मिल गया क्या 5 करोड़ और उससे ज्यादा का। हाँ, तो ऐसे केस में क्या होगा, इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ का आपको सैंक्शन लिमिट मिल गया क्या, अगर हाँ मिल गया है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कंपनी क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल कर रही है या जो भी स्टेटमेंट्स कंपनी फाइल कर रही है बैंक के साथ, वो अग्री करते हैं कि नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट से। एवरीबडी समझ में आ गया? चलिए, और अगर नहीं करते, मान लो जो आप रिटर्न्स वगैरह भेज रहे हो, जो स्टेटमेंट्स आप भेज रहे हो बुक से मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो ऑडिटर डिटेल देगा कि क्या चीज मैच नहीं कर रही है। ठीक है, परफेक्टो। ओके, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, लोन, एडवांस टू कंपनीज, फर्म्स, एलएलपी और अदर पार्टीज। ध्यान से सुनना। मनीकांत 5, हाँ हाँ, इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ अगर आपको लिमिट सैंक्शन हो गई है बैंक द्वारा इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़, ठीक है, बैंक द्वारा अगर आपको 5 करोड़ से ज्यादा की वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन हुई है तो कंपनी का भी तो बनता है ना, बैंक ने आपको 5 करोड़ या मान लो 5.5 सीआर की वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन कर दी, तो कंपनी को भी तो क्या भेजना पड़ेगा, कंपनी को बैंक को क्या भेजना पड़ेगा, कंपनी भेजेगी क्वार्टरली रिटर्न्स। तो ऑडिटर चेक करेगा ये जो क्वार्टरली रिटर्न कंपनी भेज रही है क्या ये आपके बुक्स से मैच करता है क्या, अगर नहीं करता है तो आप डिटेल प्रोवाइड करोगे कि क्या चीज मैच नहीं करती। ठीक है, चलिए, कहता है वेदर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज मेड, अगर कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं या कोई गारंटी प्रोवाइड की है, या तो कोई इन्वेस्टमेंट किए हो या कोई गारंटी प्रोवाइड की हो या कोई लोन या एडवांस ग्रांट किए हो इन द नेचर ऑफ लोन, वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, टू कंपनी, फर्म, एलएलपी और एनी अदर पार्टी। मतलब ये मान लो आपकी कंपनी है, ये आपकी कंपनी है, अगर आपकी कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कोई भी गारंटी दी है, कोई भी लोन वगैरह दिया है या एडवांसेस दिए हैं, किसको, किसी भी फर्म को, किसी भी एलएलपी को, किसी भी अदर पार्टी को, अदर पार्टीज को, अदर कंपनीज को, तो ऐसे केस में सबसे पहले ऑडिटर क्या चेक करेगा कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है क्या, हाँ, कंपनी ने गारंटी दी है क्या, हाँ, कंपनी ने गारंटी और सिक्योरिटी सेम ही होता है, तो कंपनी कोई गारंटी दी है क्या, हाँ, ये कंपनी ने कोई लोन दिया है क्या, हाँ, किसको, किसी भी फर्म, एलएलपी, अदर कंपनी, किसी भी अदर पार्टी को दिया है क्या, हाँ दिया है। तो ऐसे केस में सबसे पहले ऑडिटर ये देखेगा लोन एडवांसेस, जितने भी लोन या एडवांसेस कंपनी ने लोन के जैसे या गारंटी अगर कंपनी ने प्रोवाइड की है किसी भी दूसरे एंटिटी को, इफ सो तो आप क्या इंडिकेट करोगे, एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, बैलेंस आउटस्टैंडिंग एज एट द बैलेंस शीट डेट। तो आप ये देखोगे सबसे पहली चीज क्या बोली गई है, कहां गया, ओके, सबसे पहली चीज अगर कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब बेसिकली अगर कंपनी ने कोई लोन दिया है या कंपनी ने कोई गारंटी दी है, तो सबसे पहले ऑडिटर ये देखेगा, ये रिपोर्ट करेगा
कि कितने अमाउंट का लोन दिया, हाँ एक ही हो गया, आपने कितने अमाउंट का लोन दिया और साल के एंड में कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है इस लोन का, कितना लोन आपने कितने अमाउंट का लोन दिया था सामने वाले को, और एज ऑन आपके फाइनेंशियल ईयर बैलेंस शीट डेट पे कितना लोन आउटस्टैंडिंग है, ऑडिटर इस पे रिपोर्ट करेगा। विद रिस्पेक्ट टू लोन्स एंड एडवांसेस और गारंटी और सिक्योरिटी, आपने कितना लोन, या हो सकता है आपने कितना लोन या आपने कितनी गारंटी अपने सब्सिडरीज को दी, जॉइंट वेंचर्स को दी, एसोसिएट्स को दी। आपने हो सकता है लोन किसको दिया हो, अपने ही किसी सब्सिडरी को दिया हो, अपने ही किसी जॉइंट वेंचर को दिया हो, तो वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अपने ही किसी एसोसिएट को दिया हो, एसोसिएट को, जॉइंट वेंचर को, या आपने किसी सब्सिडरी को दिया है, तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि कितना अमाउंट का लोन आज की डेट पे कितने अमाउंट से आउटस्टैंडिंग है, कितना आपने अपने सब्सिडरी जेवी एसोसिएट को दिया, और दूसरा कितना अदर पार्टीज को दिया, कितना अदर देन योर सब्सिडरीज जॉइंट वेंचर एसोसिएट को दिया, अदर देन योर सब्सिडरीज, अदर देन योर जेवीज, अदर देन योर एसोसिएट, मतलब किसी भी और कंपनी, मतलब आपकी सब्सिडरी जेवी और मतलब आपकी सब्सिडरी एसोसिएट्स जेवी को छोड़कर अगर किसी दूसरे को दिया है तो आप बताओगे कितना अमाउंट का दिया और कितना आउटस्टैंडिंग है एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। बी, आप ये चेक करोगे टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट प्रेजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट, मतलब ये जो लोन आपने दिया है, इन्वेस्टमेंट आपने किया है या गारंटी आपने दी है, इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो कंपनी के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, कंपनी के इंटरेस्ट में ही होने चाहिए। दे शुड नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट। प्रेजुडिशियल मतलब दे शुड नॉट बी अगेंस्ट कंपनीज इंटरेस्ट, मतलब बेसिकली कह रहा है, पहला पॉइंट क्या बोल रहा था, लोन गारंटी की बात कर रहा था। दूसरे पॉइंट में इसने क्या बोला कि अगर आपने चाहे इन्वेस्टमेंट किया हो कहीं पे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात नहीं थी, सिर्फ लोन और गारंटी की बात थी। दूसरे पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट की बात है, आपने अगर लोन दिया है और आपने अगर गारंटी दी है किसी को भी, तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, ऑडिटर चेक करेगा, इनके टर्म्स एंड कंडीशन शुड नॉट बी कंपनी के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, शुड नॉट बी प्रेजुडिशियल टू कंपनीज इंटरेस्ट। ओके, सी पॉइंट क्या बोलता है जी, सी पॉइंट कहता है लोन एंड एडवांसेस को लेकर क्या आपकी कंपनी ने प्रॉपर शेड्यूल बनाया है क्या रीपेमेंट का, कि कब प्रिंसिपल का पैसा आएगा, कब इंटरेस्ट का पैसा आएगा, बनाया है कि नहीं, और रीपेमेंट्स रेगुलरली आ रहे हैं कि नहीं शेड्यूल के हिसाब से। हर कंपनी, जब मैं अगर किसी को सामने वाले को लोन दूंगी तो मैं क्या एक शेड्यूल बना लेती हूँ क्या रीपेमेंट का, कि कब कितने कौन सी डेट पे मुझे प्रिंसिपल का पैसा आएगा, कौन सी डेट पे मुझे इंटरेस्ट का पैसा आएगा। तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि अगर कंपनी ने कोई लोन दिया है तो उसका प्रॉपर रीपेमेंट को लेकर शेड्यूल बनाया है कि नहीं, और प्रिंसिपल का पैसा और इंटरेस्ट का पैसा टाइम पे मिल रहा है कि नहीं, रीपेमेंट जो है वो टाइम पे हो रही है कि नहीं, एज पर टाइम है कि नहीं, मतलब रीपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से है ना, एज ऑन टाइम है। ओके, उसके बाद overdue amount. If the amount is overdue, the total amount overdue for more than 90 days, reasonable steps taken for recovery. मान लो मैंने किसी को लोन दिया और मुझे अगर लोन की रिकवरी काफी टाइम से नहीं हो रही, अगर अमाउंट ओवरड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज, याद रखना ये डेज भी कई बार पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब आपके एमसीक्यूज वगैरह में पूछे जाएंगे। तो बेसिकली कह रहा है कि अगर अमाउंट ओवरड्यू है, मतलब आपको प्रिंसिपल भी नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, और अगर ओवरड्यू होके 90 डेज से ज्यादा हो गया, तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि मैनेजमेंट ने क्या रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं, मैनेजमेंट ने क्या एक्शन लिए इस पैसे को रिकवर करने के लिए। सामने वाला का 90 डेज से ऊपर हो गया और आपको लोन का प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो कंपनी ने क्या एडवांस रिकवरी के स्टेप्स लिए हैं। तो ऑडिटर को अमाउंट भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कितना अमाउंट 90 डेज से ड्यू है और कंपनी ने क्या रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं इसकी रिकवरी के लिए, वो भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। वेरी वेरी गुड। तो मुझे बताओ, लोन अगर आपकी कंपनी ने लोन दिया है, एडवांस दिया है, कोई गारंटी दी है, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट किया है, तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा था कि अगर आपने कोई लोन दिया या आपने कोई गारंटी दी, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कितने अमाउंट का लोन था, कितने अमाउंट की गारंटी थी, और दूसरी चीज आप क्या रिपोर्ट करोगे बेटा जी, कि उसका अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है, एग्रीगेट अमाउंट एंड दैट अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है, कितना आपने जेवी को दिया, कितना आपने एसोसिएट को दिया, कितना आपने अपनी सब्सिडरी को दिया, और कितना अदर देन योर जेवी सब्सिडरी को दिया। ठीक है। बी पॉइंट कहता है कि भैया ये जो, चाहे आपने लोन दिया हो, चाहे आपने गारंटी दी हो, चाहे आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, टर्म्स एंड कंडीशंस प्रेजुडिशियल नहीं होने चाहिए। वेरी वेरी गुड।
सी पॉइंट क्या बोलता है बेटा जी, कौन बताएगा मेरे को? रीपेमेंट का शेड्यूल बना कि नहीं, मतलब लोन अगर आपने दिया है तो प्रॉपर रीपेमेंट का शेड्यूल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पैसा टाइमली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। डी में आप रिपोर्ट करोगे अगर कोई पैसा लोन का, लेट्स से प्रिंसिपल या इंटरेस्ट का पैसा अगर ओवरड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज, फॉर मोर देन 90 डेज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कितने अमाउंट का पैसा है जो 90 डेज से आउटस्टैंडिंग है, और क्या कंपनी ने क्या रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं इसको क्या करने के लिए, रिकवर करने के लिए पैसे को। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा जी यहां तक? यस, परफेक्ट, वेरी गुड। ओके, दो पॉइंट और हैं जिनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। क्या पॉइंट कहता है, वेदर एनी लोन और एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन, आपने लोन दिया था पर लोन साल में ड्यू हो गया, उसे फॉलन ड्यू मतलब इस साल में लेट से लोन मैच्योर हो गया, सामने वाले को आपको रीपे कर देना चाहिए था, आप मैंने लोन दिया, अब लोन मैच्योर हो गया, सामने वाले को मुझे पे कर देना चाहिए था, ड्यू तो हो गया, पर मान लो आपकी कंपनी ने लोन को रिन्यू कर दिया, या आपने लोन के टाइम को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, आपने बोला चल एक और साल देता हूं उसमें पे कर दे, या आपने उसे कोई फ्रेश लोन दे दिया टू सेटल दी ओवरड्यूज ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, आपने बोला कि चल तू पैसे नहीं दे पा रहा क्या, चल मैं तुझे एक और लोन देता हूँ 1 लाख का, तू इससे पैसे बना और फिर मुझे क्या कर, रीपे कर। तो बेसिकली सेटल करने के लिए, एग्जिस्टिंग लोन को सेटल करने के लिए अगर आपने कोई फ्रेश लोन ग्रांट किया है किसी भी पार्टी को, तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने अमाउंट का लोन रिन्यू हुआ या एक्सटेंड हुआ, या फ्रेश लोन आपने जितने अमाउंट का ग्रांट किया, एंड परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट टू द टोटल लोन और एडवांसेस, मतलब लेट से आपकी कंपनी के टोटल लोन्स है 100 करोड़ के, और उसमें से 1 करोड़ का लोन आपने आपका रिन्यू हो गया या एक्सटेंड हो गया या फ्रेश लोन आपने ग्रांट किया, तो कितना परसेंटेज हो गया, 1% हो गया क्या? तो 1% आप ये भी स्पेसिफाई करोगे कि कितना एग्रीगेट अमाउंट का लोन इस साल रिन्यू हुआ या एक्सटेंड हुआ, और टोटल लोन के परसेंटेज में उसका परसेंटेज कितना है, तो अपने केस में 1% है, तो वो बताओगे। एवरीबडी समझ में आ गया? और तीसरा क्या है, लोन हैज, whether the company has granted any loan or advances in the nature of loan, renewed और extended सेम है। renew मतलब बेसिकली क्या हो गया, आपने बढ़ा दिया, एक रिन्यू कर दिया, बेसिकली मान लो हो सकता है कुछ अमाउंट को रिन्यू कर दिया हो। एक्सटेंडेड भी सेम होता है, मान लो कुछ आपने लिमिट बढ़ा दी हो लोन की कि चल अब आप तुम मुझे 6 महीने और ले लो और आप फिर मुझे बाद में पे कर देना, तो एक्सटेंशन हो गया या रिन्यूअल हो गया, वही होता है। रिन्यूअल में हो सकता है आप इंटरेस्ट रेट को कम कर दो या टाइम को एक्सटेंड कर दो, तो मोटा मोटी सेम बात है। तो कहता है वेयर द कंपनी हैज ग्रांटेड एनी लोन और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन, अगर कंपनी ने कोई ऐसे लोन दिए हैं जो रीपेबल हो ऑन डिमांड। कई बार कंपनी रीपेबल ऑन डिमांड वाले लोन देती है क्या, लेट्स से मैंने ब्रॉडीज को रीपेबल ऑन डिमांड दिया, मतलब ब्रॉडीज से जब मैं मांगूंगी तो ब्रॉडीज मुझे पे करेगा। मैं कंपनी हूं, मान लो मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी ने ब्रॉडीज को एक लोन दिया, कि क्या लोन दिया है, रीपेबल ऑन डिमांड, मतलब जब कंपनी डिमांड करेगी, चाहे कंपनी वो 1 साल बाद डिमांड करे, 2 साल बाद डिमांड करे, तो ब्रॉडीज मुझे पे करेगा। तो कहता है अगर कंपनी ने कोई रीपेबल ऑन डिमांड वाले लोन दिए हैं किसी को, तो विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म और पीरियड ऑफ रीपेमेंट, मतलब ऑफ कोर्स टर्म तो इसमें स्पेसिफाइड नहीं होती और पीरियड ऑफ रीपेमेंट, इफ सो तो आपको बताना पड़ेगा कितने अमाउंट का लोन आपने पेबल ऑन डिमांड दिया है और उसका क्या परसेंटेज है एज पर द टोटल लोन, टोटल लोन से उसका क्या परसेंटेज है। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड टू प्रमोटर्स या रिलेटेड पार्टीज, और आपने ये कितना लोन अपने प्रमोटर्स को दिया है, रिलेटेड पार्टीज को दिया है, ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब मेरे साथ रिवाइज करो, करोगे रिवाइज? चलो, फिक्स्ड एसेट को लेकर आपको क्या रिपोर्ट करना था, प्रॉपर रिकॉर्ड्स बने हुए हैं कि नहीं। चलिए, उसके फुल पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स, फुल पर्टिकुलर्स रिकॉर्ड्स के मेंटेन होते हैं कि नहीं होते। दूसरा, फिजिकल वेरिफिकेशन होती है कि नहीं फिक्स्ड एसेट की, आप वो भी चेक करोगे, और अगर वेरिफिकेशन के समय कोई डिस्क्रिपेंसी दिखी तो वेदर इट हैज बीन प्रॉपर्ली डेल्ट विद। उसके बाद आपने क्या देखा, टाइटल डीड्स, क्या फिक्स्ड एसेट का टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे ही है क्या, और अगर कंपनी के नाम पे नहीं है तो आपको फुल डिटेल देने पड़ेंगे,
कि क्या वैल्यू का एसेट है, फिर किसके नाम पे है वो एसेट, वो उसके नाम पे क्यों है, क्या किसी डायरेक्टर के नाम पे है, तो फुल डिटेल्स आप दोगे। उसके बाद कंपनी के एसेट्स का अगर कोई रिवैल्यूएशन हुआ है क्या, रिवैल्यूएशन हुआ है क्या, अगर हाँ हुआ है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि ये कोई रजिस्टर्ड वैल्यूअर द्वारा हुआ है क्या। और अगर रिवैल्यूएशन से नेट कैरिंग वैल्यू में 10% और मोर का चेंजेस आए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट भी बताना पड़ेगा कि कितने अमाउंट का रिवैल्यूएशन हुआ है इफ चेंजेस इज 10% और मोर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बताना पड़ेगा बच्चों, बता दो, बेनामी प्रॉपर्टी। अगर कंपनी के अगेंस्ट बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के अंदर अगर कोई केस चल रहा है, कंपनी के अगेंस्ट बेनामी एक्ट के अंदर अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई केस चल रहे हैं तो ऑडिटर चेक करेगा कि आपने इन ट्रांजैक्शंस को, इस प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज किया है कि नहीं एफएस में अच्छे से। ठीक है, प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, एक ही बात है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को लेकर आप क्या चेक करोगे, ऑडिटर चेक करेगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन होता है क्या, आपके वेरिफिकेशन होता है क्या इन्वेंट्री का। फिजिकल वेरिफिकेशन पे अगर डिस्क्रिपेंसी दिखी है, अगर डिस्क्रिपेंसी 10% और मोर की डिस्क्रिपेंसी दिखी है तो ऑडिटर क्या करेगा, कितने किस तरीके से बुक्स में डील किया गया है इस डिस्क्रिपेंसी को, वो भी डिस्क्लोज करेगा। इफ डिस्क्रिपेंसी, द अमाउंट ऑफ डिस्क्रिपेंसी इज 10% और मोर, देन द ऑडिटर शैल also report, if so the auditor shall report whether it has been properly dealt in the books। चलिए, ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि इसको ठीक से डील किया है कि नहीं, अगर डिस्क्रिपेंसी 10% या ज्यादा की है इन दी फिजिकल वेरिफिकेशन। दूसरा पॉइंट क्या है जी, अगर बैंक ने सैंक्शन किया है, सैंक्शन भी कर दिया, क्या हो सकता है आपने इतना वर्किंग कैपिटल लोन लिया ही ना हो, पर बैंक ने आपको एक्सेस ऑफ 5 CR में कोई वर्किंग कैपिटल लिमिट दे दी क्या, बैंक ने बोला कि चल तेरी वर्किंग कैपिटल लिमिट है 5.5 करोड़ की, 5.5 करोड़ की, तो ऐसे केस में 5 करोड़ से एक्सीड करता है क्या, हाँ, तो कंपनी को क्या देना पड़ेगा, क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे। ऑडिटर चेक करेगा कि क्वार्टरली स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक्स से मैच करते हैं कि नहीं। समझ में आ गया, अगर नहीं करते तो डिटेल्स देगा ऑडिटर कि क्या मैच नहीं करता बुक से, इन एग्रीमेंट, करेक्ट। फिर ए पॉइंट कहता है कि अगर आपने कोई लोन दिया या आपने कोई गारंटी दी तो सबसे पहले कितने अमाउंट की दी और कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। अगर आपने अपने जेवी वगैरह को दी, सब्सिडरी को दी, वगैरह वगैरह को दी, एसोसिएट को दी, और अदर देन जेवी सब्सिडरी जो जॉइंट वेंचर किसको दिया, पहला तो ए पॉइंट। दूसरा, टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी के हित में ही है ना, चाहे इन्वेस्टमेंट किया हो, चाहे गारंटी दी हो, चाहे आपने कोई लोन दिया हो, टर्म्स एंड कंडीशंस आपके हित में होने चाहिए। रीपेमेंट का प्रॉपर शेड्यूल बना है कि नहीं, और रीपेमेंट रेगुलरली आ रही है कि नहीं प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पे। अगर रीपेमेंट ओवरड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज तो आप अमाउंट स्पेसिफाई करोगे कि कितना पैसा 90 डेज से हो गया ज्यादा और आपको नहीं मिला, और कंपनी ने क्या स्टेप्स लिए हैं रिकवरी के लिए। ठीक है, ए बी सी डी ई। ई में आपने क्या देखा था भाई, कि अगर कोई कंपनी ने लोन दिया और उस लोन को एक्सटेंड कर दिया या रिन्यू कर दिया या फ्रेश लोन दे दिया तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कितने अमाउंट का ये एक्सटेंशन वगैरह हुआ, और साथ साथ में कितना परसेंटेज है, ये टोटल लोन का कितना परसेंट का रिन्यूअल हुआ है। उसके बाद ए बी सी डी ई एफ, अगर आपने कोई लोन दिया है विच इज रीपेबल ऑन डिमांड तो ऑडिटर को बताना पड़ेगा कि कितना अमाउंट है इस रीपेबल ऑन डिमांड का, और दूसरा ये कितना परसेंटेज है टू द टोटल लोन। एवरीबडी, यस बेटा जी, ओ बेटा जी बता दो तो जरा, पानी पी लूं, चलिए। बाकी बच्चे क्या हुआ, अंगूठों में दर्द हो रखा है तुम्हारे, थम्स अप देने में बहुत ऐसा वो हो रहा है तुम्हारा, हाँ समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है तो दे दो थम्स अप फटाफट। अब मैं थम्स अप क्यों मांगती हूँ, मेरे को कोई कैंडी नहीं मिलती तुम्हारी थम्स अप से, मुझे बस ये अश्योरेंस मिलता है, रीजनेबल अश्योरेंस मिलता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है। चलिए, कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 185 एंड 186, अगर आपकी कंपनी ने कोई लोन दिया है या कोई गारंटी दी है, कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो सेक्शन 185 एंड 186 को कंप्लाई किया कि नहीं। मैम सेक्शन 185 186 किसके बारे में बात करता है, कंपनीज एक्ट 185 186 में रेस्ट्रिक्शंस लिखे हुए हैं कि कंपनी इन लोगों को लेट्स से लोन नहीं दे सकती है या इधर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है या इस जगह गारंटी नहीं दे सकती है। तो बेसिकली जैसे
डायरेक्टर को नहीं दे सकते, जो रिलेटिव्स है डायरेक्टर के। आप अगर आपके कोई ऐसा फर्म है जिसमें आपके डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड वगैरह है, तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, गारंटी नहीं दे सकते, आप लोन नहीं दे सकते। तो ऑडिटर चेक करेगा कि अगर आपने कोई लोन दिया, कोई इन्वेस्टमेंट किया, कोई गारंटी दी, तो सेक्शन 180, 185 और 186 को कंप्लाई किया कि नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक डिपॉजिट का। ऑडिटर ये चेक करेगा कि कंपनी ने कोई डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं क्या पब्लिक से। अगर आपकी कंपनी एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी होती है, अपने लॉ में अगर कोई ने बच्चे ने पढ़ा होगा, तो एलिजिबल पब्लिक कंपनीज क्या कर सकती है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। वाह, वेरी गुड। वेदर डायरेक्टिव्स इशूड बाय आरबीआई, तो अगर आपने डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट किया है, तो क्या आपने आरबीआई के डायरेक्टिव्स को फॉलो किया कि नहीं। और जो कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस है 73 से 76 के प्रोविजंस है, क्या आपने उन्हें कंप्लाई किया कि नहीं। तो बेसिकली अगर आपकी कंपनी ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं, किससे, हो सकता है मेंबर से, हो सकता है पब्लिक से, अगर आपकी कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं, तो क्या आरबीआई नॉर्म्स का पालन किया कि नहीं और कंपनीज एक्ट का पालन किया कि नहीं, जो रूल्स वगैरह बने हैं उनका पालन किया कि नहीं। अगर नहीं किया तो ऑडिटर को बताना पड़ेगा कि क्या कॉन्ट्रवेंशन आपने किया है। तो बेसिकली मैम इन एग्जाम वी राइट ओनली सेक्शन नंबर और प्रोविजंस। अगर सेक्शन नंबर याद आए तो सेक्शन नंबर लिखो, और अगर नहीं याद आए तो आप सिर्फ लिख सकते हो सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट, अगर आप सेक्शन नंबर ना याद रख पाओ तो। ठीक है, अब मान लो आपने आरबीआई के डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं किया या कंपनीज एक्ट को फॉलो नहीं किया। अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हो गया बाय कंपनी लॉ बोर्ड, या एनसीएलटी ने कोई आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया, आरबीआई या किसी कोर्ट ने आपने अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया, तो ऑडिटर इस पे रिपोर्ट करेगा कि कंपनी ने उस ऑर्डर को कंप्लाई किया है कि नहीं किया है। समझ में आया मैंने क्या बोला। अगर कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट किए हैं, या कोई भी डिपॉजिट्स, बेसिकली पब्लिक से आपने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर लिए, तो क्या आपने आरबीआई के डायरेक्टिव्स को फॉलो किया कि नहीं, या फिर आपने कंपनीज एक्ट के 73 टू 76 के सेक्शंस को कंप्लाई किया कि नहीं। अगर नहीं किया तो ऑडिटर बताएगा कि क्या नेचर है कॉन्ट्रवेंशन का। और अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हुआ था, कंपनी लॉ बोर्ड ने, एनसीएलटी ने, आरबीआई ने अगर आपके अगेंस्ट इस नॉन कंप्लायंस को लेकर कोई ऑर्डर पास किया है, तो ऑडिटर इस चीज पे रिपोर्ट करेगा कि कंपनी ने इस ऑर्डर को कंप्लाई किया कि नहीं। ठीक है, ओके। मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, whether maintenance of cost records has been specified by the CG under section 148 subsection 1 of Companies Act। क्या कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है कि नहीं। अगर आपके ऊपर सेक्शन सीआरए 1 में, क्या कंपनी के ऊपर अगर रिक्वायरमेंट है कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की एज पर सेक्शन 148, तो क्या कंपनी फॉर्म नंबर सीआरए 1 में कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है कि नहीं। वेरी गुड, 35 सीआर और मोर अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर है तो, फ्रॉम ऑल योर एक्टिविटीज, सच रिकॉर्ड्स हैव बीन प्रॉपर्ली मेड और मेंटेन्ड। तो मतलब बेसिकली ये क्या कह रहा है कि अगर एक कंपनी पे रिक्वायरमेंट है सेक्शन 148 के हिसाब से कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की, तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रही है कि नहीं। अगर नहीं कर रही है तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा, कर रही है तो फिर ऑडिटर बोल देगा यस कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड इन फॉर्म सीआरए 1। चलो, डिपॉजिट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज। देखो, स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब क्या होते हैं। ये स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब आपके जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह, ये क्या है, स्टैट्यूटरी ड्यूज है जो हर कंपनी को इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सारे जो ड्यूज वगैरह होते हैं, स्टैट्यूटरी रिलेटेड ड्यूज, टीडीएस वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत स्टैट्यूटरी, देयर इज अ लिस्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज। इनकम टैक्स, आपका जीएसटी हो गया, आपका पीएफ हो गया, आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हो गया। तो बेसिकली वैट वगैरह तो अब नहीं है, बट यहाँ से हटा ही नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो बेसिकली कह रहा है कि कंपनी ने अपने स्टैट्यूटरी ड्यूज को, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, कंपनी रेगुलरली अपने अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज को डिपॉजिट करती है कि नहीं। क्या कंपनी अपने अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज को, जिसपे कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा, जिसपे कोई केस वगैरह नहीं चल रहा, आपको भी पता है कि आपको इतना देना है, तो कंपनी क्या अपने अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज को रेगुलरली डिपॉजिट करती है कि नहीं। ऐसे अगर कोई ड्यूज है जो 31 मार्च को 6 मंथ्स हो गए और उससे ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, तो आपको एज एन ऑडिटर इन स्टैट्यूटरी ड्यूज पे क्या करना पड़ेगा, अमाउंट स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। ऐसे ड्यूज जो 6 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 31 मार्च, तो ऑडिटर को ये रिपोर्ट करना पड़ेगा कि क्या कंपनी अपने अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज को रेगुलरली डिपॉजिट करती है कि नहीं। और साथ साथ में ऑडिटर ये भी बताएगा अगर ऐसे कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज है जो साल के लास्ट डे मतलब 31 मार्च को
जो स्टैट्यूटरी ड्यूज 6 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, ऑडिटर को उस पर भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स। एवरीबडी, सबको समझ में आ गया? अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज की बात हो रही है, मींस पेबल डिस्कस करना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, हम कारो की बात कर रहे हैं। क्या बात करते हो यार? कारो 2020 में ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। कारो 2020 में ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। किस चीज पे रिपोर्ट करेगा? कि ऐसे कौन से स्टैट्यूटरी ड्यूज है, ऐसे कितने अमाउंट के स्टैट्यूटरी ड्यूज है जो 31 मार्च को 6 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है और कंपनी ने पे नहीं की है। ठीक है, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। मोहम्मद, हाँ, जब मैं पूछती हूँ बेटा समझ में आया क्या, तब तो तुम्हारा जवाब नहीं आता। हाँ मोहम्मद, देख रही हूं मैं। अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज तो आपका हो गया, सॉरी, डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। अगर कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज पे कोई डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि ये डिस्प्यूट कितने अमाउंट का डिस्प्यूट है और ये किस फोरम में पेंडिंग है, मतलब कौन से कोर्ट में ये डिस्प्यूट पेंडिंग है। हो सकता है क्या कंपनी का कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज का डिस्प्यूट चल रहा हो। लेट्स से आपका जीएसटी ऑफिसर के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, वो बोल रहा है कि आपको 10 करोड़ का जीएसटी पे करना है और आप बोल रहे हो नहीं नहीं 10 करोड़ का तो लाइबिलिटी नहीं बनता है, नहीं हम नहीं देंगे। तो अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि डिस्प्यूट की अमाउंट कितनी है और किस फॉरम में ये डिस्प्यूट पेंडिंग है। ठीक है, अमाउंट इन्वॉल्व एंड फोरम। एवरीबडी, तो मुझे बता दो, ये याद रखना 6 महीने से ज्यादा जो आउटस्टैंडिंग है। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं 6 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 12 महीना, तो याद रखना 6 मंथ से ज्यादा जो अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज जो 31 मार्च को 6 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो गए हैं, उनकी रिपोर्टिंग आप कारो में करोगे। ठीक है, more than 6 months, मतलब which is outstanding for more than 6 months as on the last day of the financial year. अनरिकॉर्डेड इनकम, कई बार ऐसा गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लाती रहती है क्या, गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लाती रहती है क्या कि आप अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम को डिस्क्लोज कर दो। आपके पास अगर कोई ब्लैक का पैसा है तो आप इनकम टैक्स, आप जो इनकम टैक्स में आप क्या कर दो, उसको डिस्क्लोज कर दो और उस पैसे पे 40% टैक्स पे कर दो और उस पैसे को ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट कर दो। ऐसी स्कीम्स लाती है क्या गवर्नमेंट? लाती है। तो कहता है वेदर एनी ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर मान लो आपने कुछ पैसा बुक्स में नहीं दिखाया, कोई ट्रांजैक्शन बुक्स में नहीं दिखाई और आपने कुछ पैसा अगर साल में अपने इनकम टैक्स एक्ट में अपनी इनकम टैक्स की असेसमेंट में डिस्क्लोज किया है। कहता है अगर आपने कुछ पैसा, मान लो 5 करोड़ की इनकम जो आपने अपनी बुक्स में नहीं दिखाई थी, वो अगर आपने मान लो सरेंडर किया है या डिस्क्लोज किया है इन दी इनकम टैक्स असेसमेंट, तो ऑडिटर चेक करेगा वेदर इफ सो, अगर ऐसा आपने किया इनकम टैक्स असेसमेंट में, मान लो आपने अपनी कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम को डिस्क्लोज किया है जिसकी ट्रांजैक्शन मान लो बुक्स में नहीं थी, तो ऑडिटर चेक करेगा वेदर दिस अनरिकॉर्डेड इनकम हैज बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, तो ये अनरिकॉर्डेड इनकम प्रॉपर्ली बुक्स में रिकॉर्ड हुई कि नहीं, ऑडिटर चेक करेगा कि आपने अपने इनकम टैक्स असेसमेंट में लेट्स से 1 करोड़ ब्लैक का पैसा डिस्क्लोज किया, तो क्या आपने इस इनकम को बुक्स में एज एन इनकम दिखाया कि नहीं। आपको दिखाना पड़ेगा ना, अगर आपने इनकम टैक्स में आपने दिखाया कि चलो मेरे 1 करोड़ कहीं और से मिले थे, तो आपको बुक्स में भी वो इनकम दिखानी पड़ेगी। तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि आपने उसको बुक्स में इनकम जैसे दिखाया कि नहीं दिखाया। समझ में आ गया? डिस्क्लोज करना होता तो ब्लैक क्यों करते? ब्लैक का पैसा बहुत सारा, अगर आपके पास ब्लैक का पैसा है, आपके पास बहुत बढ़िया सोर्स नहीं है उस पैसे को रखने का, तो आप क्या करोगे, उसको खुद के पास भी रख के क्या करोगे? ना तो उससे आप कुछ कर पा रहे हो, ना तो उससे आप कोई इंटरेस्ट अर्न कर पा रहे हो। तो बेसिकली ब्लैक का पैसा भी एक हेडेक ही होता है ऑनेस्टली। तो अब कंपनीज क्या करती है, बहुत सारे कंपनीज ब्लैक के पैसे को गवर्नमेंट को डिस्क्लोज कर देती है और उस पर टैक्स पे कर देती है 40-50% से, जो भी गवर्नमेंट बोलती है। तो कम से कम आपका ब्लैक का व्हाइट में कन्वर्ट हो जाए, उससे आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। समझ रहे हो? तो ब्लैक का पैसा होना ही नहीं चाहिए पहले तो। रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, यहां तक सबको समझ में आया क्या? मुझे फटाफट बता दो, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो कवर कर लिए। एनीबडी एनी डाउट कि आपने अगर लोन दिया, एडवांस दिया, तो 185 186 को कंप्लाई किया कि नहीं? पब्लिक से अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट किया तो आरबीआई के डायरेक्टर्स, मोहम्मद बोल रहे, मैं तो पहले ही बोल देता हूँ, ये किया कि नहीं? कॉस्ट रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करते हो कि नहीं?
स्टैट्यूटरी ड्यूज को टाइम पे डिपॉजिट करते हो कि नहीं, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज को और डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूट अगर आपका चल रहा है तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा किस अमाउंट का डिस्प्यूट है, किस फोरम में पेंडिंग है, और अगर अनडिस्प्यूटेड है तो ऑडिटर क्या चेक करेगा कि क्या कोई रेगुलरली डिपॉजिट कर रही है कि नहीं कंपनी अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज को, और अगर ऐसे कोई डिस्प्यूट्स है जो फाइनेंशियल ईयर की डेट पे मतलब 31 मार्च को 6 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, तो उसको आपको अमाउंट भी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ये अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज 6 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है और कंपनी ने पे नहीं किया। चलिए, रीपेमेंट ऑफ ड्यूज on the financial year end, correct. Default in repayment of loan, other borrowings and interest. अगर अब पहले तो लोन दिया है क्या आपकी कंपनी ने, उसके ऊपर बात कर रहे थे। लोन दिया है तो टर्म्स आपके फेवर में होने चाहिए, लोन दिया है तो कितना जेवी को दिया, एसोसिएट को दिया, सब्सिडरी को दिया और कितने पार्टीज को दिया, लोन का रीपेमेंट शेड्यूल बनाया कि नहीं बनाया, लोन पे अगर 90 डेज से ज्यादा पैसा ओवरड्यू है तो आपने फिर उसका रीजनेबल स्टेप्स लिए कि नहीं रिकवरी के। ये तो कब प्रोविजंस लग रहे थे आप पे, जब आपने लोन दिया था। अब उल्टी बात कर रहा है ये, जब आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन, अदर बोरोइंग्स एंड इंटरेस्ट। कहता है अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट कर दिया, आपने मान लो मेरी कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी से बैंक से लोन लिया था या कोई बोरोइंग्स किए थे और मैंने उसके इंटरेस्ट का पैसा पे करने में या प्रिंसिपल का पैसा पे करने में डिफॉल्ट कर दिया, अगर हाँ कर दिया मैंने, अगर लोन लेके डिफॉल्ट कर दिया तो मुझे पीरियड स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ऑडिटर को पीरियड स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कितने पीरियड के लिए ये डिफॉल्ट हुआ, मैंने कितने पीरियड के लिए प्रिंसिपल या इंटरेस्ट के पैसे को पे नहीं किया, अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट टू बी रिपोर्टेड एज पर द फॉर्मेट बिलो। तो इस फॉर्मेट के हिसाब से कि किस नेचर ऑफ बोरोइंग्स थी, लेंडर किसने आपको पैसे दिए, अमाउंट आपने कितना पे नहीं किया, क्या ये अमाउंट प्रिंसिपल का है कि इंटरेस्ट का है, कितने डेज से आपने इस पैसे को पे नहीं किया, रिमार्क से कहीं। तो आपको पूरे डिटेल देने पड़ेंगे डिफॉल्ट के, कि अगर कंपनी ने किसी से लोन लिया और उसको टाइम पे नहीं किया तो ऑडिटर डिस्क्लोज करेगा कि कितने पीरियड से डिफॉल्ट किया, कितने अमाउंट से डिफॉल्ट किया, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ देनी पड़ेगी। विलफुल डिफॉल्टर, वेदर कंपनी इज डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर बाय बैंक और एफआई। अच्छा, विजय माल्या को क्या विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया गया है क्या बहुत सारे बैंक्स द्वारा, जिनके पैसे वो खाके बैठे हैं, तो विजय माल्या को विलफुल डिफॉल्टर जैसे बोला गया है क्या, बैंक्स ने डिस्क्लोज किया है क्या? हाँ। तो कहता है अगर आपकी कंपनी को किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने विलफुल डिफॉल्टर जैसे करार किया है तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि इस कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर जैसे बैंक ने करार किया है, तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। ऑडिटर ये भी चेक करेगा कि आपने अगर कोई टर्म लोन लिया है, whether the loan was applied for the purpose for which the loan were obtained, कि अगर आप कोई टर्म लोन लेते हो तो लोन को उसी पर्पस के लिए लगाया है ना जिस पर्पस बोल के आपने लोन लिया था, और अगर आपने उस पर्पस में नहीं लगाया तो कितना अमाउंट ऑफ लोन आपने डाइवर्ट किया, पर्पस फिर आपने किस दूसरे पर्पस के लिए लगाया वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। एवरीबडी समझ में आया? तो बेसिकली अगर आपकी कंपनी ने लोन लिया, डिफॉल्ट किया, अगर आपकी कंपनी ने लोन लेके डिफॉल्ट किया तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ डेज से डिले किया, डिफॉल्ट किया, कितने अमाउंट का डिफॉल्ट किया, ये सारे पर्टिकुलर्स आपको देने पड़ेंगे। क्या नेचर ऑफ बोरोइंग थी, क्या लेंडर का नाम था, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी अगर आपकी कंपनी ने डिफॉल्ट किया है तो। दूसरी चीज आप डिक्लेयर करोगे क्या क्या आपकी कंपनी को किसी बैंक ने विलफुल डिफॉल्टर जैसे बना दिया क्या, विलफुल डिफॉल्टर जैसे डिक्लेयर कर दिया क्या। तीसरी चीज आप क्या पढ़ोगे, अगर आपने टर्म लोन को लिया, अगर आपने लोन को लिया है तो क्या आपने लोन को उसी पर्पस के लिए लगाया क्या जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया, अगर नहीं आपने किसी दूसरे एवं कोई दूसरे अपने मन से किसी दूसरे पर्पस पे लगा दिया, इफ नो तो ऑडिटर डिस्क्लोज करेगा फिर आपने किस पर्पस के लिए लगाया और कितना अमाउंट डाइवर्ट किया। समझ में आ रहा है क्या? मान लो 5 करोड़ का टर्म लोन लिया था और आपने 3 करोड़ तो उसी पर्पस के लिए लगाए, 2 करोड़ का अमाउंट डाइवर्ट कर दिया, कोई दूसरे पर्पस में लगा दिया, तो ऑडिटर को बताना पड़ेगा। एवरीबडी समझ में आया? लोन लिया की बात है, लोन लिया और डिफॉल्ट कर दिया तो डिटेल्स दो, विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं बना दिया तुम्हें किसी ने, और टर्म लोन लिया है तो उसी पर्पस के लिए लगाया है क्या। तीसरी, ऑडिटर रिपोर्ट करेगा शॉर्ट टर्म फंड्स यूज एज लॉन्ग टर्म फंड्स। अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म बेसिस पे लोन लिया था, 6 महीने के लिए लिया था, क्या उसको किसी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लगा दिया क्या, अगर हाँ तो नेचर एंड अमाउंट। आपने शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लोन लिया था पर आपने किसी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लगा दिया तो नेचर एंड अमाउंट आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। फंड्स ऑब्टेन्ड टू मीट द ऑब्लिगेशंस ऑफ सब्सिडरीज, अगर आपने
कोई फंड्स वगैरह को बोरो किया है किसी भी दूसरे एंटिटी से, पर्सन से, अपने सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट्स के ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए, सब्सिडरीज के, जॉइंट वेंचर या एसोसिएट के ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए आपने फंड्स अगर लिए हैं तो ऑडिटर डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, डिटेल्स देयर ऑफ कि क्या नेचर का ट्रांजैक्शंस आपने किया है अपने सब्सिडरीज को की ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए, और कितने अमाउंट के फंड्स आपकी कंपनी ने लिए अपने सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर या एसोसिएट के लायबिलिटीज को मीट करने के लिए। फिर whether company has raised loan during the year on the pledge of securities held in the subsidiaries, JV और associate। अच्छा, आपने अपने सब्सिडरीज में या अपने जॉइंट वेंचर में या अपने एसोसिएट में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं क्या? आपने एसोसिएट कंपनी में 30% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सब्सिडरीज में मान लो आपने 55% का इन्वेस्टमेंट किया, तो आपने पैसे लगाए हुए हैं क्या? इन्वेस्टमेंट किया है क्या? तो कहता है आपने जो अपनी सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जेवी में जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एसोसिएट कंपनी में जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को सिक्योरिटी जैसे प्लेज करके आपने कोई लोन लिया है, मतलब आपने अपने जॉइंट वेंचर के इन्वेस्टमेंट को एज अ सिक्योरिटी रख के अगर उस पर कोई लोन रेज कर लिया है, इफ सो तो आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी और रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया है क्या इस रीपेमेंट में, if company has made if done any default in the repayment of such loans। everybody समझ में आया? लोन लिया की बात चल रही है, डिफॉल्ट किया तो सारे डिटेल्स आपको रिपोर्ट करने पड़ेंगे, डिटेल्स ऑफ डिफॉल्ट कि कितने पीरियड से डिफॉल्ट किया, किस अमाउंट से किया, ब्ला ब्ला। दूसरी चीज, आपको किसी ने विलफुल डिफॉल्टर तो डिक्लेयर नहीं कर दिया ना, किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपको विलफुल डिफॉल्टर तो डिक्लेयर नहीं किया ना, ठीक है। तीसरी चीज क्या भाई, अगर आपने टर्म लोन को लिया तो क्या आपने उसी पर्पस के लिए अप्लाई किया जिस पर्पस के लिए लोन लिया था? अगर किसी दूसरे पर्पस के लिए अप्लाई कर दिया, कितना अमाउंट डाइवर्ट कर दिया, वो भी डिटेल देनी पड़ेगी, अगर आपने इस पर्पस के लिए नहीं करके किसी दूसरे पर्पस में लगाया तो। और आपको क्या देना पड़ेगा, आपने अपने शॉर्ट टर्म फंड्स को लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लगा दिया क्या? जो पैसे आपको थोड़े टाइम के लिए मिले थे, आपने उसको लॉन्ग टर्म पर्पस फुलफिल करने में लगाया क्या? हाँ, तो आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी कि कितने अमाउंट का आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया था और कौन से लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लगा दिया। उसके बाद आपने क्या किया है, नेक्स्ट पॉइंट, कि आपने अपने सब्सिडरीज या जॉइंट वेंचर या एसोसिएट्स के ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए फंड्स रेज किए हैं क्या? हाँ, तो आपको डिटेल्स पूछना पड़ेगा। क्या डिटेल्स पूछना पड़ेगा भैया? अगर आपने कोई ऑब्लिगेशंस मीट करने के लिए सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट से आपने क्या ले लिया, लोन, इन लोगों की ऑब्लिगेशंस मीट करने के लिए लोन ले लिया, तो ऑडिटर क्या रिपोर्ट करेगा कि क्या टाइप का ट्रांजैक्शन किया और कितने अमाउंट का लोन लिया। और लास्ट क्या है कि आपने अपने सब्सिडरीज, जेवी, एसोसिएट के सिक्योरिटीज को प्लेज करके, इसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको प्लेज करके अगर आपने लोन वगैरह लिया है, तो कहीं कंपनी ने कितने अमाउंट का लिया और इसके रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया ना। मैम, क्या कोई स्पेशल बैच अभी चल रहा है क्या मई 22 के लिए? हाँ जी राजू, रामबाण बैच चल रहा है, रामबाण बैच, रामबाण बैच चल रहा है फॉर मई 2022। तो ये फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है अभी ऑडिट का, पर वो खत्म होने वाला है, अभी 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, पर आप रिकॉर्डेड जरूर देख सकते हो अगर देखना चाहते हो तो, ठीक है। चलो, और अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद है ना बेटा, तो यू कैन यूज माई कोड इज CA दीपिका। if and only if you like my teaching, only then you should use my code is what I believe, ठीक है। चलो आगे, मनी रेज्ड बाय पब्लिक इशू। अच्छा, यहां तक कोई भी किसी को डाउट हो रहा है क्या? किसी को कोई डाउट हो रहा है क्या? किसी को कोई भी पॉइंट पे डाउट हुआ क्या अभी तक? फटाफट पूछ लो अगर हुआ है तो। मोटा मोटी पार्ट नया वाला मैंने आपको पढ़ा दिया है, मोटा मोटी आपने पढ़ लिया। तो बेसिकली क्या कहता है ये पॉइंट क्या कहते हैं, अगर आपने आईपीओ के द्वारा पैसे रेज किए हैं या पब्लिक ऑफर करके आपने पैसे रेज किए हैं या आपने प्रेफरेंशियल, सबको इनका मतलब तो पता है ना, आईपीओ, एफपीओ, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, लॉ में आपने पढ़ा होगा, लॉ में आपने पढ़ा है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी पढ़ा है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी पढ़ा है, पब्लिक इशू, आईपीओ, एफपीओ सब पढ़कर आए हो। तो कहता है अगर कंपनी ने आईपीओ किया या कंपनी ने कोई फर्दर पब्लिक ऑफर लाया, उससे कोई पैसे को रेज किया, अगर हाँ,
तो उसी पर्पस के लिए लगाया ना जिस पर्पस के लिए पैसे रेज किए थे। करेक्ट, सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट, वेरी गुड। तो बेसिकली अगर कंपनी ने आईपीओ किया है या एफपीओ किया है, आईपीओ करने से जो आपके पास पैसे आए, आपने इस पैसे को उसी पर्पस के लिए लगाया ना जिस पर्पस के लिए आपने आईपीओ या फर्दर पब्लिक ऑफर लाया था। अगर आपने नहीं लगाए, किसी दूसरे पर्पस के लिए लगा दिए, तो और ये डिटेल्स देगा कि क्या डिफॉल्ट किया या डिले आपने क्या किया या सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन आपने किया क्या उसका। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट अगर आपने किया है तो बेसिकली मैम आप YouTube पे फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है क्या? अभी तो नहीं चल रहा, बुलेट बैच चालू होगा, बट YouTube पे फुल कवरेज नहीं होती। पर अगर आपको फुल कवरेज करनी है तो प्लस पे आ सकते हो। पर अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो और आपको ऊपर ऊपर से रिवाइज करना है, मतलब मेन पॉइंट सारे रिवाइज करने हैं, तो आप YouTube पे कर लो। ठीक है, कंपनी हैज मेड, वैसे चलो यहाँ पे पहले कंपनी ने अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है, प्राइवेट प्लेसमेंट किया है शेयर्स का या कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का, तो इफ सो आपने कंपनीज एक्ट को कंप्लाई किया कि नहीं, और जो भी आपने फंड्स रेज किए हैं वो उसी पर बेसिकली कहने का पर्पस क्या है कि चाहे तुमने प्राइवेट प्लेसमेंट किया हो, चाहे तुमने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया हो, चाहे तुमने आईपीओ लाया हो, चाहे तुमने एफपीओ लाया हो, जो पैसे आ रहे हैं तुमने पैसे को उसी पर्पस के लिए लगाया ना जिस पर्पस के लिए तुमने आईपीओ इशू किया था या जिस पर्पस के लिए तुमने प्राइवेट प्लेसमेंट किया था। इफ नॉट, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या अमाउंट का पैसा आपने प्राइवेट प्लेसमेंट से जो उठाया और लगाया नहीं, क्या नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस है, ये सब रिपोर्ट करना पड़ेगा। समझा, मतलब कितना अमाउंट आपने डिले कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस। सारे बच्चे समझ में आ गया क्या? मैम कल बैंक ऑडिट की क्लास है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बैंक ऑडिट जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, अगेन गोज विदाउट सेइंग, आई होप। चलो, तो आईपीओ एफपीओ द्वारा अगर आपने पैसे को रेज किया तो आपने उस पैसे को उसी पर्पस के लिए लगाया ना जिस पर्पस के लिए आईपीओ को रेज किया था या जिस पर्पस को एफपीओ को रेज किया था। अगर आपने उस पर्पस के लिए नहीं लगाया तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपने किस तरीके का डिले किया, किस तरीके का डिफॉल्ट किया और क्या तरीके का नॉन कंप्लायंस किया, क्या आपने उस चीज को ठीक किया कि नहीं, वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। समझ गए क्या? फ्रॉड रिपोर्टिंग, अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर ऑडिट के दौरान अगर ऑडिटर ने कोई फ्रॉड नोटिस किया है या रिपोर्ट किया है ड्यूरिंग द ईयर, साल के किसी दिन एडीटी को दिल जीत लेता बेटा मनस्विनी, वेरी नाइस। बेसिकली मेरा फेवरेट ये ऑडिट क्वीन तू विशाल है क्या? हाँ, मेरे को पता है तेरा फ्रॉड रिपोर्टिंग फेवरेट था। सॉरी बेटा जी, दिक्कत हुई, सॉरी 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 सॉरी। चलिए एनी विच वेज आ जाओ। फ्रॉड रिपोर्टिंग की बात मैं आप लोगों की बोल रही थी कि अगर ड्यूरिंग द ईयर ऑडिटर को कोई भी फ्रॉड नोटिस हुआ है, ये आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा, ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई भी फ्रॉड नोटिस हुआ है या रिपोर्ट हुआ है तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? ड्यूरिंग द ईयर अगर ऑडिटर को कोई भी फ्रॉड नोटिस हुआ है या रिपोर्ट हुआ है तो ऑडिटर उसे कारो के अंदर रिपोर्ट करेगा। ओनली नोटिस्ड एंड रिपोर्टेड फ्रॉड, अगर ऑडिटर किसी फ्रॉड को सस्पेक्ट कर रहा था तो वो कारो में नहीं आएगा। ओनली नोटिस्ड एंड रिपोर्टेड फ्रॉड जो है वो कारो में आएंगे। ठीक है, वो आप कारो में रिपोर्ट करोगे। वेरी गुड। दूसरी चीज, चलो चलो फटाफट, अगर ऑडिटर ने
एडीटी 4 में कोई फ्रॉड सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया है अंडर 143 सबसेक्शन 12। आपको पता है ना चैप्टर नंबर 5 में 143 सबसेक्शन 12 में आपने पढ़ा था, अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा का होता है तो एडीटी 4 से आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हो। तो बेसिकली कह रहा है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई एडीटी 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग हुई है ना, उसकी डिटेल भी तुम कारो के अंदर दोगे। whether the auditor has considered whistleblower complaints। अब बेसिकली क्या है, कंपनी अपना गवर्नेंस अच्छा करना चाहती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बहुत बढ़िया रखना चाहती है, तो कंपनीज क्या करती है, विसल ब्लोअर्स होते हैं कंपनी में। विसल ब्लोअर्स का काम क्या होता है, अगर कोई कंपनी में फ्रॉड दिख रहा है या कोई गलत काम होता हुआ दिख रहा है तो विसल ब्लोअर अलर्ट करते हैं मैनेजमेंट को, खबरी हो गए मैनेजमेंट के, ये अलर्ट कर देते हैं मैनेजमेंट को गलत काम चल रहा है। तो ऑडिटर ये भी बताएगा कि कोई विसल ब्लोअर की कंप्लेन आई है क्या ड्यूरिंग द ईयर, ऑडिटर वो भी बताएगा। तो बेसिकली फ्रॉड को लेके क्या रिपोर्ट करना होगा बताना। सबसे पहले फ्रॉड को लेके ड्यूरिंग द ईयर ऑडिटर को अगर फ्रॉड क्या हुए हैं, नोटिस हुए हैं, या ऑडिटर ने किसी फ्रॉड को रिपोर्ट किया है, नोटिस्ड और रिपोर्टेड एनी फ्रॉड। वेरी गुड बेटा। दूसरा क्या है, अगर एडीटी 4 में आपने रिपोर्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को की है तो, ठीक है। तीसरा क्या है, अगर कोई विसल ब्लोअर की कंप्लेन मिली तो वो भी ऑडिटर बताएगा यहाँ पे, ठीक है। वेदर ऑडिटर हैज रिसीव्ड एनी विसल ब्लोअर कंप्लेन। कारो का क्लॉज इंपॉर्टेंट है। फ्रॉड करना चाहिए क्या, आई डोंट थिंक सो करना चाहिए। करना चाहिए नहीं, इसके आगे एक बिंदी लगा देना, बस डंडी लगा दो, ये क्लॉज है आपका, क्लॉज 11, ठीक है, नहीं करना चाहिए। निधि कंपनी, फटाफट देख लो, फटाफट कंप्लीट कर दो। निधि कंपनी अगर आपकी है तो निधि कंपनी को नेट ओन फंड्स, ये तो पुराना कारो 2016 में भी ये पॉइंट था, निधि कंपनी को नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट कितना रखना पड़ता है, 1:20 रखना पड़ता है। एक निधि कंपनी को नेट ओन फंड्स का, नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट का रेशियो कितना रखना, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस का टू डिपॉजिट रेशियो कितना मेंटेन करके रखना है, 1:20 का। तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि आपने, अगर आपकी कंपनी एक निधि कंपनी है तो आपने इस रेशियो को कंप्लाई किया कि नहीं। और कंपनी को अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट मेंटेन करना पड़ता है। अनएनकम्बर्ड मतलब लाइबिलिटी फ्री, अलग से फ्री डिपॉजिट्स रखने पड़ते हैं। तो बेसिकली ऑडिटर ये चेक करेगा कि निधि कंपनी ने 10% टर्म डिपॉजिट मेंटेन किया कि नहीं एज पर निधि रूल्स। देखो अब कंपनी पे कोई भी तरह की कॉन्टीजेंसी आ सकती है, किसी भी तरीके की अनसर्टिनिटीज, लाइबिलिटीज आ सकती है। तो निधि कंपनीज रिक्वायर्ड कि वो कम से कम 10% का फ्री डिपॉजिट रखे। तो ऑडिटर को ये रिपोर्ट करना है कि क्या अगर आपकी कंपनी एक निधि कंपनी है तो नेट ऑन फंड्स का टू डिपॉजिट का रेशियो आप 1:20 रखते हो कि नहीं, और आप 10% का अनएनकम्बर्ड लाइबिलिटी फ्री एकदम डिपॉजिट 10% का मेंटेन करते हो कि नहीं, ऑडिटर इस पे रिपोर्ट करेगा, ठीक है। अरे कुछ मिस नहीं होना। डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, इफ अगर आपने निधि कंपनी ने कोई डिपॉजिट पे करने में, इंटरेस्ट पे करने में कोई डिफॉल्ट किया है तो आपको इसके डिटेल्स भी बताने पड़ेंगे। सबको समझ में आ गया क्या, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, मैंने बीच बीच में आपको रिवाइज भी करा दिया। फिक्स्ड एसेट वाला पॉइंट, इन्वेंट्री वाला पॉइंट, लोन अगर दिया है, लोन लेने में अगर आपने कोई डिफॉल्ट वगैरह कर दी है, या फिर आपने 185 186 को कंप्लाई किया है कि नहीं, फ्रॉड की रिपोर्टिंग की है कि नहीं, निधि कंपनी है और अगर आपने कोई डिपॉजिट रीपे करने में कोई डिफॉल्ट किया है कि नहीं, तो ये सारी चीजें मैंने आपको धीरे धीरे समझाई है। देखो अगर आप हैव अ लुक, फ्रॉड रिपोर्टिंग, मनी अगर आपने आईपीओ एफपीओ द्वारा रेज किया है, प्राइवेट प्लेसमेंट करके पैसे रेज कर लिए, तो पैसे को उसी पर्पज में लगाए ना। अगर डिफॉल्ट कर दिया तो फिर आपने कितने अमाउंट का डिफॉल्ट किया है ये सब बताना पड़ेगा। उसके बाद में अनरिकॉर्डेड इनकम, रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, मैंने आपको सारा मार्क करा दिया। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, अगर कंपनी ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस किए, कंपनी को कोई मना है क्या कि भाई तुम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस मत करो, ऐसे 550, वेरी गुड। कंपनी को कोई मना है कि तू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मत कर, कंपनी नहीं, मना नहीं है। तो कहता है अगर ट्रांजैक्शंस आपने, कंपनी ने अगर कोई रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस किए हैं तो सेक्शन 177 और 188 को कंप्लाई किया कि नहीं, डिटेल्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड। हर रिलेटेड पार्टी एएस 18 के हिसाब से क्या आपको अपने रिलेटेड पार्टी के डिटेल्स को डिस्क्लोज करना पड़ता है क्या एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, बताओ करना पड़ता है क्या एएस 18 के हिसाब से? क्या आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारे रिलेटेड पार्टीज के साथ जो ट्रांजैक्शंस किए हैं वो डिस्क्लोज करने पड़ेंगे? हाँ। तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि आपने रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट कंप्लाई किए कि नहीं, और आपने
अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस किए हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से AS 18 के हिसाब से उसे डिस्क्लोज किया कि नहीं किया, करेक्ट, क्योंकि डिस्क्लोजर्स बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ऑडिटर चेक करेगा कि आपने डिस्क्लोज किया कि नहीं एज पर AS 18। इंटरनल ऑडिट सिस्टम अगर आपके ऊपर इंटरनल ऑडिट लगती है तो क्या कंपनी ने प्रॉपर अपनी कंपनी के साइज के हिसाब से, अपने कंपनी के नेचर के हिसाब से प्रॉपर इंटरनल ऑडिट का सिस्टम बैठा रखा है कि नहीं। वेदर रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर वर कंसिडर्ड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसिडर किया कि नहीं, ऑडिटर इस पे भी रिपोर्ट करेगा कि क्या ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसिडर किया कि नहीं किया। एवरीबडी समझ में आ गया क्या। वेदर द कंपनी, अगर इंटरनल ऑडिट आपको करवानी थी, यस एज पर सेक्शन 138, तो क्या आपने कंपनी के साइज के हिसाब से, बिजनेस के नेचर के हिसाब से इंटरनल ऑडिट सिस्टम को प्रॉपर लगा रखा है कि नहीं। और आपने एज एन ऑडिट के दौरान स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने क्या इंटरनल ऑडिटर के रिपोर्ट को कंसिडर किया कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन कैश ट्रांजैक्शन, अगर कंपनी ने कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन किए हैं विद द डायरेक्टर्स और पर्सन कनेक्टेड विद हिम। डायरेक्टर्स कई बार नॉन कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं क्या, कि हम चलो आपको अपनी सर्विसेज देते हैं, आप बदले में हमें कोई दूसरा मतलब लेट्स से कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन, लेट्स से आप लोग डायरेक्टर्स के साथ या जो रिलेटिव्स है आपके डायरेक्टर्स के साथ, उनके साथ कई बार नॉन कैश ट्रांजैक्शंस करते हो, मतलब लेट्स से आप कोई एसेट्स वगैरह दे रहे हो, तो एनी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस अगर आपने डायरेक्टर्स के साथ किए या डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स के साथ किए हैं, सेक्शन 192 को आपने कंप्लाई किया कि नहीं किया। ठीक है, ओके। जिन कंपनीज को आरबीआई के अंदर, मतलब बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वाले बात है, कहता है अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना था अंडर 45 IA ऑफ द आरबीआई एक्ट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की बात हो रही है, तो कहता है अगर आपको कंपनी को रजिस्टर होना था अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ द आरबीआई एक्ट, तो आप रजिस्टर हुए कि नहीं। ठीक है, तो ये ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप कुछ एनबीएफसी हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो, और विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप काम कर रहे हो, आपको रजिस्टर करना चाहिए था पर आपने रजिस्टर नहीं किया और विदाउट रजिस्ट्रेशन आप काम कर रहे हो, तो कहता है कंपनी हैज कंडक्टेड एनी एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई। आप आरबीआई के अंडर 45 IA के अंडर आप रजिस्टर हुए कि नहीं, आपने कोई ऐसे एक्टिविटीज किए हैं क्या विदाउट गेटिंग रजिस्टर्ड, तो ऑडिटर को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि क्या एनबीएफसीज ने, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के कोई एक्टिविटीज किया है क्या। अगर आप कोई एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब जिसका मेन काम क्या है, इन्वेस्टमेंट का है, मतलब बेसिकली जो आप अपने 90% फंड्स को कहाँ करते हो, इन्वेस्टमेंट में लगा देते हो, तो बेसिकली उसे कहते हैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। इफ आपकी कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, मतलब जिसका मेन काम इन्वेस्टमेंट का है, जो 90% ऑफ अपने फंड्स को इन्वेस्टमेंट में लगाती है, तो अगर आपकी कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है एज डिफाइंड इन द रेगुलेशंस मेड बाय आरबीआई, आरबीआई के रेगुलेशंस के हिसाब से अगर आप एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, तो वेदर यू आर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ऑफ सीआईसी, तो आप ये जो क्राइटेरिया है कि आपको 90% ऑफ फंड्स को इन्वेस्ट करना है, तो क्या आप इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ बच्चों, और आपके अगर इफ ग्रुप हैज मोर देन 1 सीआईसी, मान लो आपकी टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप में एक से ज्यादा सीआईसी है, तो बेसिकली इफ द ग्रुप हैज मोर देन 1 सीआईसी, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके कितने आपके कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है। अगर आपका एक ग्रुप है, ग्रुप में एक से ज्यादा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, तो आपको नंबर ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी बताने पड़ेंगे। अगर आपकी कंपनी को कोई कैश लॉस हुआ है, कैश लॉस इन दी फाइनेंशियल ईयर एंड इन दी इमीडिएट, इस फाइनेंशियल ईयर में कैश लॉस हुआ है या उसके पिछले साल अगर आपने कोई कैश लॉस फेस किया है, तो आपको अमाउंट बताना पड़ेगा कैश लॉस का इन कारो 2020। ठीक है, ओके। कंसिडरेशन ऑफ इशू रेज्ड बाय द आउटगोइंग ऑडिटर, कई बार ऑडिटर्स छोड़कर चले जाते हैं क्या, कंपनी के ऑडिटर्स छोड़कर चले जाते हैं, हो सकता है छोड़ के चली जाए और फिर नया ऑडिटर आए। मान लो कंपनी का ऑडिटर पहले था मिस्टर ए रिजाइन कर दिया, तो मुझे अपॉइंट किया, तो मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मैंने अपॉइंटमेंट के दौरान जब मैं अपॉइंट हुई, तो मैंने जो प्रीवियस ऑडिटर जो छोड़कर गया है, जिस रीजन की वजह से छोड़ के गया है, क्या रीजंस मैंने कंसिडर किए कि नहीं। कहता है देयर हैज बीन एनी रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर, अगर मान लो कोई ऑडिटर रिजाइन करके गया, उसके बाद मैं अपॉइंट हुई, तो वेदर द ऑडिटर, मैंने कंसिडर किया क्या द इश्यूज एंड ऑब्जेक्ट्स रेज्ड बाय द आउटगोइंग ऑडिटर। आउटगोइंग ऑडिटर जो जा रहा है, आउटगोइंग ऑडिटर की जो पुराना ऑडिटर जो रिजाइन करके चला गया, उसके जो भी ग्रीवेंसेस थे, उसके जो भी इश्यूज थे जिसकी वजह से उसने शायद रिजाइन किया, तो क्या मैंने उसे कंसिडर किया कि नहीं।
ठीक है, जो भी उसके इश्यूज थे, क्या मैंने उन इश्यूज को कंसिडर किया कि नहीं, वेदर द ऑडिटर हैज टेकन इनटू कंसिडरेशन द इश्यूज, ऑब्जेक्ट्स और कंसर्न रेज्ड बाय द आउटगोइंग ऑडिटर. ओके. एक्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल अनसर्टिनिटी एज टू मीट इट्स लाइबिलिटी. तो ये किसके बारे में बात करता है, यहाँ पे गोइंग कंसर्न के बारे में बात करता है. मतलब कहता है कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज को देखकर, कंपनी के फाइनेंशियल एसेट्स के अमाउंट्स वगैरह को देखकर, कंपनी के फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को देखकर, अदर इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखी हुई है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्लान वगैरह को देख के, मैनेजमेंट के प्लान्स को देख के, अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज को देखते हुए, कंपनी की फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को देखते हुए, कंपनी के फाइनेंशियल एसेट्स को देखते हुए, कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखते हुए, वेदर दी ऑडिटर, क्या ऑडिटर इस ओपिनियन, क्या ऑडिटर इस ओपिनियन में, क्या ऑडिटर का ये ओपिनियन है that no material uncertainty exists as on the date of the audit report. जिस दिन वो ऑडिट रिपोर्ट को इशू कर रहा है उस दिन तक कोई मटेरियल अनसर्टिनिटी नहीं है रिगार्डिंग कंपनी केपेबल है ऑफ मीटिंग इट्स लाइबिलिटीज. कंपनी आगे आने वाले साल में कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को मीट करेगी एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, whether they fall due within a period of 1 year from the balance sheet. तो बेसिकली गोइंग कंसर्न की बात हो रही है. अगर मान लो कोई मटेरियल अनसर्टिनिटीज होंगे जो कंपनी के गोइंग कंसर्न पे डाउट रेज करेंगे, तो क्या ऑडिटर यहाँ पे रिपोर्ट करेगा क्या, अगर कोई मटेरियल अनसर्टिनिटीज और ऑडिटर को दिखती है टू मीट इट्स लाइबिलिटीज. तो बेसिकली कहता है कि कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज, ऑडिटर कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज को देखेगा, फाइनेंशियल एसेट्स को देखेगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को देखेगा, कंपनी के जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको देखेगा. उनको देखते हुए अगर ऑडिटर इस ओपिनियन का है कि कोई मटेरियल अनसर्टिनिटी नहीं है, कंपनी आगे आने वाले एक साल में अपनी लाइबिलिटीज को बहुत अच्छे से क्या करेगी, फुलफिल करेगी, तो ऑडिटर यहाँ रिपोर्ट करेगा. और अगर मटेरियल अनसर्टिनिटीज है, गोइंग कंसर्न पे डाउट आते हैं, आपको लगता है कि कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को अच्छे से मीट नहीं कर पाएगी, तो भी वो यहाँ रिपोर्ट करेगा. मतलब ऑडिटर बताएगा कि कोई मटेरियल अनसर्टिनिटीज है कि नहीं है उसके ओपिनियन के हिसाब से. समझ में आया? ऐसे 570 में मैंने आपको बहुत डिटेल में ये पॉइंट पढ़ाया है. परफेक्टो. बाकी के बच्चे सबको समझ में आ रहा है क्या? तो मतलब अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है, ऑडिटर इस ओपिनियन का है कि कोई मटेरियल अनसर्टिनिटीज है, तो भी ऑडिटर यहाँ रिपोर्ट करेगा कि कंपनी गोइंग कंसर्न में मान लो कंटिन्यू ना कर पाए, तो यहाँ पे रिपोर्ट करेगा. ट्रांजैक्शन ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज, वाह, सेक्शन 135 लॉ में पढ़कर आए हो क्या? तो सीएसआर एक्टिविटी का भी एक नया पॉइंट है और अपना लास्ट, ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट पॉइंट है. तो देखो ये क्या कहता है, कंपनी को, बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं जो आपके सेक्शन में कवर होते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से कंपनी, तुम कितना पैसा कमा रहे हो, तुम कितने बड़े बड़े कंपनीज हो, कितना पैसा कमा रहे हो, तो आपको कुछ पैसा सीएसआर एक्टिविटीज, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आपको कुछ पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा. कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है? वेरी गुड, 2% ऑफ द एवरेज ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ 3 ईयर्स. पिछले 3 साल के आपका 3 साल का जो 3 साल का एवरेज मिला के जो आपका 2% है, 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द एवरेज 3 ईयर्स, वो आपको सीएसआर एक्टिविटीज में लगाना पड़ता है. कंपनी, तुम इतनी बड़ी कंपनी हो, तुम इतना पैसा कमा रही हो, तो अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉल करते हो अंडर सेक्शन 135, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ पैसा आप सोशल पर्पस के लिए लगाइए. तो इस केस में क्या बोला गया है कि अगर आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी है सीएसआर एक्टिविटीज को करने की, देखो कंपनीज एक्ट 2013 में 7 शेड्यूल है, उसके 7th शेड्यूल में लिस्ट दे रखी है कि अगर आपको सीएसआर में पैसे लगाने हैं तो आप कहाँ किस किस पर्पस के लिए लगा सकते हो. करेक्ट, जैसे बच्चों को, पुअर बच्चों को पॉवर्टी हटाने के लिए, एजुकेशन बढ़ाने के लिए, अब तो कोविड का भी पॉइंट ऐड हो गया कि कोविड के वैक्सीन फ्री में बंटवाने के लिए, तो एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दी रखी है जिनको लेकर आप सीएसआर का काम कर सकते हो अंडर शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, वेदर रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन दी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, अगर कंपनी का कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, आप कोई भी, आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, the company has transferred the unspent amount to a fund specified in the schedule 7 to the companies act within a period of 6 months of the expiry of the financial year in compliance with the second provision to 135 subsection 5. मतलब क्या कह रहा है, मतलब आपको मैंने क्या बोला, कुछ एक सर्टेन सम ऑफ मनी आपको सीएसआर एक्टिविटीज के लिए लगाना पड़ता है.
अगर कंपनी का कोई भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, मतलब आपने कोई एजुकेशन रिलेटेड, कोई कोविड रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपने चालू नहीं कर रखा, और अगर आपने पूरे पैसे को स्पेंड नहीं किया, जो साल में आपको, मान लो साल में आपको 1 करोड़ रुपया सीएसआर एक्टिविटीज के लिए लगाना चाहिए था, पर लेट से आपने सिर्फ 20 लाख रुपए लगाए अभी तक, 80 लाख रुपए आपने अभी तक नहीं लगाए हैं, 1 करोड़ में से आपने सीएसआर एक्टिविटीज में सिर्फ 20 लाख रुपए लगाए, 80 लाख रुपए नहीं लगाए, तो साल खत्म होने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको इस पैसे को कहां डालना पड़ेगा, अनस्पेंट अमाउंट को आपको ऐसे फंड्स में डालना पड़ेगा विच इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में फंड्स भी स्पेसिफाइड है, लिस्ट भी स्पेसिफाइड है, कि आपको अगर सीएसआर प्रोजेक्ट्स वगैरह रन करने हैं तो आप किन किन चीजों पे सीएसआर एक्टिविटीज कर सकते हो। अगर आप इस पैसे को, इस एक्टिविटीज, मान लो आपके पास इतना टाइम नहीं है कोई ये सब प्रोजेक्ट करने का, तो शेड्यूल 7 में फंड्स भी लिखे हुए हैं, जैसे पीएम केयर फंड है क्या आपका, क्या उसमें भी आप पैसे डाल सकते हो। यस, तो बेसिकली क्या कहता है कि अगर आपका कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, नो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट गोइंग ऑन, तो ऐसे केस में अगर आपने पूरा पैसा सीएसआर एक्टिविटीज में नहीं लगाया, तो जितना भी पैसा आपका अनस्पेंड पैसा है, उस पैसे को आपको सेपरेट फंड्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो फंड्स शेड्यूल 7 के अंदर मेंशन्ड है, साल खत्म होने के कितने दिन के अंदर अंदर, 6 मंथ्स के अंदर अंदर। समझ में आ गया? फंड्स में डाल दो, जैसे पीएम केयर रिलीफ फंड में डाल दो, ठीक है। अगर कहता है कि आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेट्स से आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें आप कोविड की वैक्सीन बना रहे हो, तो लेट्स से आपको इस साल 1 करोड़ रुपए जो थे वो किस में लगाने थे, लेट्स से 1 करोड़ रुपए आपको सीएसआर एक्टिविटीज में लगाने थे। अब शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है कि आप कोविड की वैक्सीन भी फ्री में सप्लाई कर सकते हो, तो लेट्स से आपके 80 लाख रुपए तो किसमें लग गए, कोविड वैक्सीन सप्लाई में लग गए, पर अभी भी 20 लाख रुपए आपने स्पेंड नहीं किए, पर आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, आप और वैक्सीन बना रहे हो, उसमें आपके पैसे लग जाएंगे। तो कहता है कि अगर आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, वेदर एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंड, अगर आपका कुछ पैसा स्पेंड नहीं हुआ, 20 लाख का पैसा स्पेंड नहीं हुआ परसुएंट टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, पर आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें पैसे लग जाएंगे, तो ऐसे केस में आपको ना जो शेड्यूल 7 का जो फंड्स यहाँ पे मेंशन्ड है उसमें पैसे डालने की जरूरत नहीं है। आप अलग से एक स्पेशल अकाउंट में, अपने किसी स्पेशल अकाउंट में अलग से पैसा डाल के रख सकते हो, शेड्यूल 7 वाले फंड्स वाले अकाउंट में डालने की जरूरत नहीं है, इन केस अगर आपका प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है तो। सबको समझ में आ गया क्या? किसी को कोई डाउट है अब भी पूछ लो। तो कहता है ट्रांसफर ऑफ मनी इन द केस ऑफ अनस्पेंट मनी। बेसिकली अगर आपको कुछ अनस्पेंट मनी है, तो अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, कोई रिश्ता लेना देना नहीं है तुम्हारा, कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट तुमने नहीं चला रखा और पैसे भी पूरे स्पेंड नहीं किए, तो साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर शेड्यूल 7 के अंदर जो बेसिकली आपका जो भी फंड्स मेंशन्ड है उस फंड्स में, जैसे पीएम केयर रिलीफ फंड में आप डाल दो। कहता है अगर आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है तो आपको फिर अलग से शेड्यूल 7 वाले फंड में डालने की जरूरत नहीं है, आप इसे स्पेसिफिकली एक स्पेशल अकाउंट में डाल दीजिए, अलग कर दीजिए उस पैसे को, अगर आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है तो। चलिए, ओके बच्चों, लास्ट क्लॉज। ये लास्ट क्लॉज क्या है, आप मुझे हाँ या ना में बताना। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कारो 2020 एप्लीकेबल है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब पता है ना सबको क्या होते हैं। एक तो मान लो कंपनी ए है, ये कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, लेट्स से बी है, वो भी एक लिस्टेड कंपनी है, लेट्स से एग्जांपल दे रही हूँ, ए होल्डिंग है और ए बी सब्सिडरी है। होल्डिंग की कारो की रिपोर्टिंग होगी क्या? यहाँ कारो 2020 की रिपोर्टिंग होल्डिंग कंपनी में ऑडिटर जब ऑडिट करेगा तो रिपोर्ट करेगा क्या? हाँ। सब्सिडरी की जब ऑडिट होगी तो यहाँ पे भी अलग से कारो 2020 की रिपोर्टिंग होगी क्या? हाँ, करेगा। कहता है जब इनका कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बन जाए, ए प्लस बी का अगर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बने, तो ऐसे केस में आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के अंदर आपको कारो की रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कारो की रिपोर्टिंग हुई है।
तो आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कारो 2020 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कारो 2020 की रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट दिस क्लॉज। सिर्फ आपको इस क्लॉज के अंदर कारो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाओगे तो आपको पूरे कारो के कोई भी सेक्शन पे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट दिस क्लॉज। सिर्फ इस क्लॉज की रिपोर्टिंग आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बनाओगे तो सिर्फ इस क्लॉज की रिपोर्टिंग करोगे। क्लॉज 20 जो आपने इतने क्लॉजेस पढ़े उन पे किसी पे भी आपको कारो की रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है इन द केस ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओनली एंड ओनली इन द केस ऑफ क्लॉज नंबर 21 आपको कारो की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। क्या रिपोर्टिंग करनी पड़ती है मैं पूरा पढ़ूंगी नहीं, आप लोग पढ़ लेना इसे, मैं आपको बता देती हूँ अपने एग्जाम्पल के थ्रू। लेट्स से आपने कारो की रिपोर्टिंग की कंपनी ए के लिए और आपने किसी एक पॉइंट में रिजर्वेशन लिखा। लेट्स से क्लॉज 10 में आपने कोई रिजर्वेशन दिया, यहाँ पे आपने क्लॉज 11 के अंदर कोई रिजर्वेशन दिया। तो कहता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाओगे ना तो इंडिविजुअली जब इनके कारों की रिपोर्टिंग हुई थी तो जिस जिस क्लॉज में रिजर्वेशन दिए थे सिर्फ उसी क्लॉज को आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो। क्लॉज 21 कहता है जब इनके इंडिविजुअल कारों की रिपोर्टिंग हुई थी तो जिस क्लॉज में ऑडिटर ने रिजर्वेशन दिए थे सिर्फ उस क्लॉज को यहाँ पे आप रिपोर्ट करोगे अंदर कारो 2020 और क्यों आपने ये क्वालिफिकेशन दिया उसका रीजन बताओगे। समझ में आ गया? इन देयर इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एवरीबॉडी। तो इसको आप रीड कर लेंगे और पैराग्राफ 4 क्या बोलता है, कहां पे भी जहां पे भी आपने अनफेवरेबल या क्वालिफाइड आंसर दिए हैं पूरे कारों के क्लॉजेस में, कहीं पे भी अगर आपने कोई अनफेवरेबल आंसर दिया है तो उसको आपका रीजन बताना पड़ेगा, ऑडिटर को रीजन भी लिखना पड़ेगा कि आपने वो अनफेवरेबल या क्वालिफाइड आंसर क्यों दिया है। समझ गए क्या? पूरा कारो 2020 मैंने आपको ना मक्खन जैसे रिवाइज कर दिया है। अब एक बार और पढ़ लोगे और सुपर्ब नोट्स है ये, इन नोट से पढ़ लोगे ना कारो 2020 विल बिकम मक्खन। राइट बच्चों, सो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। साथ में जितने भी बच्चे मेरे साथ यहाँ पे है मैं आपको बता दूं मेरा नेक्स्ट सेशन अभी 5:45 पे है अनअकैडमी के ग्रुप 1 के चैनल पे, जहां हम आपका कंपनी ऑडिट का जो चैप्टर है जिसको जो आपके लॉ में भी आपका सेम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स का, आप अगर अटेंड करना चाहो तो 5:45 पे ऑडिट एंड ऑडिटर्स का चैप्टर, ये ऑडिट के अंदर वो कंपनी ऑडिट का चैप्टर है, वो मैं जीवन के 5:45 पे लेने वाली हूँ यूट्यूब पे। ठीक है? और बच्चों जैसे ही ये क्लास खत्म होगी तो जब क्लास ओवर हो जाएगी तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा नोट्स को डाउनलोड करने का, तो इस पर्टिकुलर कारो के नोट्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? चलिए, आई होप कि आपको पूरा कारो बेसिक से मैंने अच्छे से समझा दिया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? चलिए, ऑल राइट, नाउ आई हैव टू बिड बाय बिकॉज बहुत टाइम कंज्यूम हो गया है हमारा, मेरा नेक्स्ट क्लास है। आई होप कि आपको आज का क्लास मजा आया हो पढ़ने में। यस यस, पेड अप शेयर कैपिटल भी आएगा पूरा, यस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, करेक्ट। थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे। क्लास में पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सी यू। और अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, सीए दीपिका। ओनली एंड ओनली अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद हो तो आप मेरा कोड यूज करें और अनअकैडमी पे सिस्टमैटिक तरीके से मेरे से पढ़ें। चलिए, चलो एवरीबॉडी हैव अ गुड डे, सी यू बच्चों, बाय बाय।